जब हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो एक सवाल मन में जरूर आता है, ये पैसा आखिर कितना सेफ है? क्या ये सिर्फ एक कंपनी के भरोसे है या फिर इसे बचाने के लिए कोई पूरा किला बनाया गया है? तो चलिए आज इस किले की हर दीवार को, हर पहलू को करीब से समझते हैं। तो सवाल सीधा है, इस पैसे का इंचार्ज कौन है? क्या वो फंड मैनेजर है या कोई और? इसका जवाब कोई एक नाम नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी टीम है, और ये टीम काफी बड़ी है। असल में ये कोई एक अकेला इंसान या कंपनी नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। एक ऐसी मजबूत व्यवस्था जिसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि निवेशक के हितों की रक्षा हो सके। और इस पूरे सिस्टम की नींव टिकी है भरोसे और बेहद सख्त नियमों पर। तो चलिए इस इकोसिस्टम को परत दर परत खोलते हैं। देखिए, हर मजबूत इमारत की तरह इसकी भी एक नींव होती है, एक कानूनी ब्लूप्रिंट। तो सबसे पहले उसे समझना जरूरी है। भारत में हर एक म्यूचुअल फंड कानून की नज़र में एक ट्रस्ट होता है। अब ये क्या है? सोचिए, ये वो कागज है जिस पर पूरी इमारत का नक्शा बना है। ट्रस्ट का सिर्फ एक ही काम है, यूनिट होल्डर्स के फायदे के लिए संपत्ति को संभालना। मतलब ट्रस्ट खुद कोई डिसीजन नहीं लेता, वो बस एक सुरक्षित कानूनी ढांचा देता है। ठीक है, तो नक्शा तो तैयार हो गया। अब बात करते हैं उस बिल्डर की जिसके दिमाग में ये आइडिया आया, और उस मैनेजर की जो इस पूरे प्रोजेक्ट को दिन रात चलाएगा। यहीं पर कहानी में दो मुख्य किरदार सामने आते हैं, संस्थापक और प्रबंधक। और ये तुलना ना बहुत मजेदार है। एक तरफ है स्पॉन्सर, जिसे हम डेवलपर कह सकते हैं। ये वो है जिसके पास प्रोजेक्ट का आइडिया है, जिसने म्यूचुअल फंड की नींव रखी। दूसरी तरफ है एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एएमसी, जो है प्रोजेक्ट मैनेजर। इसका काम है रोजाना का काम देखना, पैसा कहाँ लगाना है, कितना रिस्क लेना है, ये सारे फैसले एएमसी ही लेती है। और ये पक्का करने के लिए कि स्पॉन्सर भी अपने काम को लेकर सीरियस रहें, सेबी का एक बहुत मजबूत नियम है। स्पॉन्सर को एएमसी की नेटवर्थ में कम से कम 40% पैसा लगाना ही पड़ता है। इसे कहते हैं स्किन इन द गेम। मतलब सीधी सी बात है, जब खुद का पैसा दांव पर लगा हो तो काम भी ज्यादा ध्यान से होता है। इससे स्पॉन्सर के हित सीधे सीधे निवेशकों के हितों से जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो डेवलपर भी मिल गया और मैनेजर भी, लेकिन भाई इन पर नजर कौन रखेगा? और सबसे जरूरी सवाल, निवेशकों का पैसा रहेगा कहाँ? यहीं पर सिस्टम में एंट्री होती है संरक्षक और तिजोरी की। ये है ट्रस्टी। आप इन्हें निवेशक के सबसे बड़े गार्डियन समझ सकते हैं। इनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही कानूनी जिम्मेदारी है, ये देखना कि एएमसी हर काम नियमों के दायरे में और केवल यूनिट होल्डर्स के फायदे के लिए कर रही हैं। ये एक ऐसे इंडिपेंडेंट इंस्पेक्टर की तरह हैं जिनकी नज़र हमेशा प्रोजेक्ट पर बनी रहती है। ये देखिए, ये है निगरानी की पूरी चेन। सबसे पहले है एएमसी, जो दिन प्रतिदिन का काम करती है। उनकी निगरानी के लिए एक लेवल ऊपर बैठे हैं ट्रस्टी, और इन सब के ऊपर है सुप्रीम अथॉरिटी यानी सेबी, जो पूरे खेल के नियम बनाती है और ये पक्का करती है कि कोई भी नियम तोड़े नहीं। और अब आते हैं तिजोरी पर। एक बहुत जरूरी बात याद रखिए, निवेशकों के खरीदे गए शेयर्स और बॉन्ड्स कभी भी एएमसी के पास नहीं रखे जाते। नहीं, उन्हें एक पूरी तरह से अलग सेबी रजिस्टर्ड संस्था अपनी तिजोरी में रखती है, जिसे कस्टोडियन कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी फीचर है जो एएमसी को सीधे तौर पर संपत्ति तक पहुंचने से रोकता है और पैसों के गलत इस्तेमाल का खतरा लगभग खत्म कर देता है। तो अब तक हमने इस कहानी के सारे किरदारों से मुलाकात कर ली है। अब देखते हैं कि जब ये सब एक साथ मिलकर काम करते हैं तो भरोसे का ये मजबूत सिस्टम आखिर बनता कैसे है। ये टेबल देखिए, ये इस पूरे सपोर्ट सिस्टम का निचोड़ है। कस्टोडियन हो गया हमारी तिजोरी, जो संपत्ति को सुरक्षित रखती है। रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट यानी आरटीए, जो हर एक निवेशक का हिसाब किताब एकदम सटीक रखते हैं। एएमसी, जो प्रोफेशनली निवेश के फैसले लेती है। और ट्रस्टी, जो इन सब पर पैनी नजर रखते हैं। ध्यान दीजिए, हर किसी का काम साफ साफ बटा हुआ है ताकि कोई एक खिलाड़ी बहुत ज्यादा पावरफुल ना हो जाए। और सबसे जरूरी बात, इन सभी की भूमिकाओं को जानबूझकर अलग रखा गया है। एएमसी, ट्रस्टी और कस्टोडियन, ये तीनों कभी एक नहीं हो सकते। ये अलग अलग संस्थाएं होनी चाहिए, और यही इस सिस्टम का सबसे मजबूत पिलर है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि पावर किसी एक के हाथ में न रहे। इसे ही कहते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस का एक बेहतरीन सिस्टम।
तो आखिर में ये सब मिलके एक निवेशक की पूंजी के चारों ओर एक 360 डिग्री सुरक्षा जाल कैसे बनाते हैं? चलिए अब पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़ते हैं। ये फाइनल स्लाइड पूरी कहानी को एक साथ ले आती है। देखिए, सेंटर में है निवेशक और उसके चारों ओर है सुरक्षा की कई परतें। मैनेजर के रूप में एएमसी, निगहबान के तौर पर ट्रस्टी, तिजोरी की तरह कस्टोडियन, रिकॉर्ड कीपर के रूप में आरटीए और इन सब के ऊपर इन सब को कंट्रोल करने वाला रेगुलेटर यानी सेबी। तो अगली बार जब कोई म्यूचुअल फंड में निवेश करे तो ये भरोसा रख सकता है कि उसका पैसा सिर्फ एक कंपनी के पास नहीं है, बल्कि एक मल्टीलेयर सुरक्षा कवच के भीतर है। एक ऐसा ढांचा जिसे पारदर्शिता, जवाबदेही और सबसे बढ़कर निवेशक की सुरक्षा। म्यूचुअल फंड्स की दुनिया में एक शब्द है जो बार बार सुनाई देता है, नैव। तो सवाल बिल्कुल सीधा सा है, जब कोई म्यूचुअल फंड की एक यूनिट खरीदता है तो उसकी असली कीमत होती क्या है? और ये कीमत हर दिन बदलती क्यों रहती है? इसे तय कौन करता है? इन सारे सवालों का जवाब एक ही चीज में छिपा है, एनएवी, जिसे हम कह सकते हैं म्यूचुअल फंड का डेली प्राइस टैग। देखिए, सीधी सी भाषा में नेट एसेट वैल्यू यानी एनएवी ही वो कीमत है जिस पर म्यूचुअल फंड की एक यूनिट मिलती है। मतलब इसी दाम पर यूनिट्स खरीदी जाती हैं और इसी दाम पर बेची भी जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी दुकान में सामान पर एक प्राइस टैग लगा होता है। पर ये कोई ऐसा वैसा प्राइस टैग नहीं है जो एक बार लग गया तो लग गया। ये हर रोज बदलता है। जी हाँ, जैसे शाम को शेयर बाजार बंद होता है ना, हर म्यूचुअल फंड अपनी एनएवी को कैलकुलेट करता है। क्यों? ताकि हर निवेशक को हमेशा सबसे ताज़ा, सबसे सही कीमत पता हो। तो सवाल ये है कि ये जादुई नंबर आता कहाँ से है, कैसे तय होता है? चलिए अब जरा इसके फॉर्मूले के अंदर झांकते हैं। फॉर्मूला सुनने में शायद मुश्किल लगे, पर है बहुत सीधा। ऐसा सोचिए कि फंड की जितनी भी संपत्ति है वो एक बड़ा सा खजाना है। अब उस खजाने में से वो हिस्सा निकाल दिया जाता है जो फंड को दूसरों को चुकाना है, मतलब उसकी देनदारियां या खर्चे। अब जो कुछ भी बचा उसे फंड के सारे यूनिट होल्डर्स में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। और बस जो एक हिस्से की कीमत निकली वही है एक यूनिट की एनएवी। तो ये जो खजाना है, मतलब फंड की टोटल एसेट्स, इसमें आखिर होता क्या क्या है? देखिए, इसमें फंड ने जो भी शेयर्स और बॉन्ड्स खरीदे हैं उनकी आज की मार्केट वैल्यू होती है, उसके पास जो कैश पड़ा है वो होता है, और तो और उसे जो भी ब्याज या डिविडेंड मिलने वाला है वो भी इसी में जुड़ता है। आसान भाषा में कहें तो वो सब कुछ जो फंड की अपनी कमाई या संपत्ति है। और अब सिक्के का दूसरा पहलू यानी फंड के खर्चे, उसकी देनदारियां। इसमें क्या आता है? भाई, फंड मैनेजर की फीस है, ऑफिस चलाने के खर्चे हैं, कस्टोडियन चार्जेस हैं, ऑडिट की फीस है, मतलब वो सारे बिल्स जो फंड को चुकाने बाकी हैं। अच्छा, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब जरा कुछ नंबरों के साथ खेल कर देखते हैं, इस फॉर्मूले को एक्शन में समझते हैं। चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं कि एक फंड के पास कुल संपत्ति है 55 करोड़ रुपए की। ठीक, अब उसके ऊपर जो देनदारियां हैं, जो खर्चे हैं, वो हैं 6 करोड़ रुपए के। तो 55 करोड़ में से 6 करोड़ गए तो कितने बचे? 49 करोड़। ये हो गई फंड की नेट वैल्यू। अब मान लेते हैं कि इस फंड की कुल 10 लाख यूनिट्स बाजार में हैं। तो हम क्या करेंगे? इस 49 करोड़ को 10 लाख से डिवाइड करेंगे और जवाब आता है 490 रुपए। बस यही है उस दिन के लिए उस फंड की एक यूनिट की एनएवी। इसी कीमत पर उस दिन सारी खरीद और बिक्री होगी। सिंपल। यहां तक तो सब बिल्कुल साफ है, लेकिन अब बात करते हैं एक बहुत बड़ी गलतफहमी की, एक ऐसे मिथक की जो अक्सर नए निवेशकों को बहुत कंफ्यूज करता है। वो सबसे बड़ा मिथक ये है कि जिस फंड की नैव ज्यादा है वो फंड बेहतर है, मतलब महंगा है तो अच्छा ही होगा, है ना? लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। सच तो ये है कि नैव फंड की परफॉर्मेंस का नहीं, बल्कि अक्सर उसकी उम्र या उसकी शुरुआत का आईना होता है। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ एक बहुत पुराना बड़ा सा पेड़ है और दूसरी तरफ एक नया छोटा सा पौधा। तो क्या इसका मतलब ये है कि पुराना पेड़ हमेशा बेहतर फल देगा? जरूरी नहीं। हो सकता है नया पौधा ज्यादा तेजी से बढ़ रहा हो, ज्यादा अच्छे फल दे रहा हो। बस फंड्स के साथ भी कुछ ऐसा ही है। एक नया फंड हमेशा कम एनएवी से शुरू होता है, मान लीजिए 10 रुपए से, जबकि एक पुराना फंड जो सालों से चल रहा है उसकी एनएवी बढ़ते बढ़ते काफी ज्यादा हो जाती है।
तो फिर अगर नैव परफॉर्मेंस का पैमाना नहीं है तो इसका असली मकसद क्या है? इसका असली मकसद है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। तो एक स्मार्ट निवेशक को क्या देखना चाहिए? उसे ये देखना चाहिए कि फंड का रिटर्न अपने जैसी दूसरी स्कीम्स के मुकाबले कैसा है। क्या वो कम रिस्क लेकर अच्छा रिटर्न दे पा रहा है? और सबसे ज़रूरी, क्या वो बाजार के हर उतार चढ़ाव में लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है? किसी भी फंड को चुनने का फैसला इन बातों पर होना चाहिए, सिर्फ एनएवी की ऊंची कीमत पर नहीं। जैसा मैंने कहा, नैव का असली मकसद है पारदर्शिता, और इसीलिए भारत के मार्केट रेगुलेटर यानी सेबी ने ये नियम बनाया है कि हर म्यूचुअल फंड को हर कारोबारी दिन के अंत में अपना नैव जारी करना ही होगा। ये अनिवार्य है। इससे हर निवेशक को ये पता रहता है कि उसके निवेश की आज की तारीख में सही कीमत क्या है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगर नैव किसी फंड का परफॉर्मेंस स्कोर कार्ड नहीं है तो फिर इसकी रोज की यात्रा को, इसके उतार चढ़ाव को देखना एक निवेशक के लिए क्यों मायने रखता है? ये किसी निवेश की कहानी को कैसे बयां करता है? जरा जब भी निवेश की दुनिया की बात आती है तो एक सवाल हमेशा मन में उठता है, क्या पैसा लगाने का सही तरीका एक मैराथन दौड़ने जैसा है, मतलब धीरे धीरे लगातार, या फिर ये एक स्प्रिंट है जहां एक ही बार में पूरी तो सवाल यही है, निवेश को एक मैराथन की तरह देखना चाहिए जिसमें धीरे धीरे लेकिन लगातार अपनी रफ्तार बनाए रखी जाती है, या फिर इसे एक स्प्रिंट की तरह देखना चाहिए जहां अपनी पूरी ताकत एक ही बार में लगा दी जाती है। असल में यही सवाल एसआईपी और एकमुश्त निवेश के बीच का जो फर्क है ना, उसे सबसे अच्छे तरीके से समझाता है। तो चलिए पहले उस रास्ते को समझते हैं जिसे ज्यादातर लोग पसंद करते हैं, धीमी और स्थिर दौड़, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसे हम सब एसआईपी के नाम से जानते हैं। सिप को ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई हर महीने अपनी तनख्वाह से एक छोटी सी रकम निकालकर अपने बचत खाते में डाल रहा हो। ये निवेश करने का एक बहुत ही अनुशासित और ऑटोमेटिक तरीका है। इससे नियमित रूप से थोड़ी थोड़ी बचत करने की आदत बन जाती है। और एसआईपी शुरू करना तो बहुत ही आसान है। बस एक अमाउंट तय करना है, फिर ये चुनना है कि कितनी बार निवेश करना है, रोज, हर हफ्ते या हर महीने, और फिर इसे अपने बैंक खाते से ऑटोमेट कर देना है। बस हो गया, अब पैसा अपने आप काम पर लग जाएगा। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? एसआईपी सिर्फ 100 रुपए से भी शुरू हो सकती है, मतलब एक कप कॉफी की कीमत से भी कम में निवेश शुरू। यही चीज इसे हर किसी के लिए, चाहे किसी की भी इनकम कितनी हो, बहुत आसान बना देती है। अच्छा, अब बात करते हैं एसआईपी के सबसे बड़े जादू की, जिसे कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। ये कमाल का कॉन्सेप्ट है जो बाजार के उतार चढ़ाव को किसी भी निवेशक के हक में काम करने में मदद करता है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। जब बाजार नीचे होता है और कीमतें कम होती हैं तो तय की गई रकम से ज्यादा यूनिट्स खरीदी जाती हैं, और वही जब बाजार ऊपर होता है और कीमतें बढ़ जाती हैं तो उतने ही पैसे में कम यूनिट्स आती हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बाजार को टाइम करने की जो टेंशन होती है ना, उससे छुटकारा मिल जाता है, जो कि लगभग नामुमकिन काम है। एसआईपी खरीद की लागत को एवरेज आउट कर देता है, जिससे बाजार के उतार चढ़ाव का असर कम हो जाता है। और इसके अलावा भी फायदे हैं। एसआईपी कंपाउंडिंग की पावर का फायदा उठाने में मदद करता है, मतलब जहां आपका रिटर्न भी रिटर्न कमाना शुरू कर देता है। ये एक डिसिप्लिन तरीके से निवेश की आदत डालता है और बाजार के उतार चढ़ाव में घबराकर गलत फैसले लेने से भी बचाता है। चलिए अब बात करते हैं स्प्रिंटर्स के रास्ते की, यानी एक मुश्त निवेश, मतलब एक ही बार में सब कुछ दांव पर लगा देना। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें एक बड़ी रकम एक ही बार में म्यूचुअल फंड में लगा दी जाती है। कोई किश्त नहीं, कोई रेगुलर इन्वेस्टमेंट नहीं, बस एक बार में सारा पैसा। ये उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जिन्हें अचानक से कोई बड़ी रकम मिल जाए, जैसे कि कोई सालाना बोनस, या किसी प्रॉपर्टी को बेचने से आया पैसा, या फिर विरासत में मिली कोई रकम। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। एक मुश्त निवेश में टाइमिंग का बहुत बड़ा खेल है। अगर बाजार के निचले स्तर पर पैसा लगा दिया तो जबरदस्त मुनाफा हो सकता है, पर अगर गलती से बाजार के पीक पर निवेश कर दिया तो बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। तो मैराथन बनाम स्प्रिंट, आइए इन दोनों रणनीतियों को आमने सामने रखकर देखते हैं कि कौन किस पर भारी पड़ता है। यहां साफ साफ देखा जा सकता है कि पूंजी, जोखिम और अनुशासन के मामले में दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एसआईपी छोटी,
नियमित रकम के साथ काम करता है और जोखिम को समय के साथ फैला देता है, जबकि एक मुश्त में बड़ी पूंजी और ज्यादा जोखिम होता है जो एक ही समय पर टिका होता है। तो अब आता है $1 मिलियन सवाल। किसी निवेशक के लिए आखिर कौन सा रास्ता सही है? सच तो ये है कि इसका कोई एक साइज फिट्स ऑल जवाब है ही नहीं। सबसे अच्छी रणनीति क्या होगी, ये हर किसी के अपने वित्तीय लक्ष्यों, जोखिम लेने की क्षमता और हाथ में कितनी पूंजी है, इस पर निर्भर करता है। फैसला लेने से पहले कुछ सवाल खुद से पूछने चाहिए। निवेश के लिए कितनी पूंजी है? बाजार के उतार चढ़ाव से कितना आराम महसूस करते हैं? और लंबे समय के वित्तीय लक्ष्य क्या हैं? वैसे ये बात ध्यान देने वाली है कि कई फाइनेंशियल एडवाइजर्स ज्यादातर रिटेल निवेशकों के लिए SIP की ही सलाह देते हैं, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो अभी शुरुआत कर रहे हैं। इसकी वजह है इसका अनुशासित तरीका और इसमें अपने आप शामिल रिस्क मैनेजमेंट। आखिर में चुनाव हर निवेशक का अपना होता है। सवाल यह है कि कोई एक अनुशासित मैराथन धावक है जो समय के साथ दौलत बनाना चाहता है, या एक साहसी स्प्रिंटर जो बड़े इनाम के लिए जोखिम उठाने को तैयार है। किसी की भी वित्तीय यात्रा के लिए कौन सा रास्ता सबसे सही बैठता है, ये सोचना। इक्विटी फंड्स नाम तो सुना ही होगा, पर ये हाँ, लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, इतने सारे नाम हैं कि किसी का भी सिर चकरा जाए। निवेश करते समय अक्सर ये नाम हमें कंफ्यूज कर देते हैं, पर घबराने की कोई बात नहीं है। अगले कुछ ही मिनटों में ये सारी उलझनें दूर होने वाली हैं। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम इक्विटी फंड की दुनिया को समझेंगे, फिर देखेंगे कि कंपनी के साइज के हिसाब से निवेश कैसे होता है। उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन की अलग-अलग स्ट्रैटेजीज पर बात करेंगे, कुछ खास तरह के फंड्स को जानेंगे और आखिर में ये पता लगाएंगे कि किसी के लिए सही फंड कौन सा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये इक्विटी फंड होता क्या है? तो देखिए, इसे एक तरह की साझी गुल्लक समझिए। इसमें बहुत से लोग अपना पैसा डालते हैं और फिर एक फंड मैनेजर उस जमा हुए पैसे को कंपनियों के शेयर्स यानी स्टॉक्स में लगाता है। अब सेबी का एक पक्का नियम है कि इस गुल्लक का कम से कम 65% पैसा शेयर्स में ही जाना चाहिए। और हाँ, एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, जहां हाई रिटर्न की उम्मीद होती है वहां रिस्क भी हमेशा साथ चलता है। ठीक है, तो अब जब ये पता चल गया है कि इक्विटी फंड क्या है, तो अब देखते हैं कि इन्हें बांटा कैसे जाता है। इसका सबसे कॉमन तरीका है कंपनी का साइज, मतलब फंड किन कंपनियों में पैसा लगा रहा है, बड़ी, मझोली या छोटी। और कंपनी का साइज कैसे नापते हैं? वो नापा जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन से। सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब सिंपल है, किसी कंपनी के सारे शेयर्स की कुल कीमत। यही वो पैमाना है जो तय करता है कि कोई कंपनी कितनी बड़ी है, और इसी से फंड का रिस्क और ग्रोथ प्रोफाइल भी तय होता है। यहाँ स्क्रीन पे एक नजर डालिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। सबसे पहले है लार्ज कैप फंड्स। ये देश की टॉप 100 सबसे बड़ी कंपनियों में पैसा लगाते हैं। सोचिए, रिलायंस, TCS जैसी कंपनियां। इनमें स्थिरता ज्यादा होती है और उतार चढ़ाव कम। फिर आते हैं मिड कैप। ये 101 से 250 नंबर की कंपनियों में निवेश करते हैं। इनमें ग्रोथ की जबरदस्त क्षमता होती है, पर रिस्क भी लार्ज कैप से थोड़ा ज्यादा होता है। और आखिर में है स्मॉल कैप। ये 251वीं कंपनी और उसके बाद की छोटी कंपनियों में पैसा लगाते हैं। ये कल के मल्टी बैगर हो सकते हैं, मतलब इनमें सबसे ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल होता है। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि इनमें रिस्क भी सबसे ज्यादा होता है। तो कंपनी का साइज तो एक तरीका हो गया फंड को समझने का, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं उन फंड्स की जहां असली खेल फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजी का होता है। चलिए देखते हैं कि वो कैसे अलग अलग कंपनियों को मिलाकर एक मजबूत पोर्टफोलियो तैयार करते हैं। यहाँ 2 बड़े खिलाड़ी हैं, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप। फर्क बहुत सीधा है। मल्टी कैप फंड को नियमों में बांध दिया गया है। उसे लार्ज, मिड और स्मॉल कैप तीनों में कम से कम 25% पैसा डालना ही पड़ेगा, मजबूरी है। वहीं फ्लेक्सी कैप के फंड मैनेजर के पास पूरी आज़ादी है। उसे जहां मौका दिखे वो वहां पैसा लगा सकता है, किसी भी साइज की कंपनी में, किसी भी अनुपात में। पर एक सवाल उठता है, क्या हमेशा ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन, मतलब ज्यादा शेयरों में पैसा फैलाना ही अच्छा होता है? कुछ फंड मैनेजर्स का जवाब है नहीं। वो एक बिल्कुल उल्टी स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, जिसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन, यानी अपना सारा दाव कुछ गिने चुने बेस्ट स्टॉक्स पर लगाना। और ये जो नंबर है 30, ये इसी फिलॉसफी का प्रतीक है। फोकस्ड फंड्स ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 30 स्टॉक्स में ही पैसा लगा सकते हैं,
ये वो 30 स्टॉक्स होते हैं जिन पर फंड मैनेजर को सबसे ज्यादा भरोसा होता है, जिन्हें वो हाई कन्विक्शन बेट्स कहते हैं। जाहिर है, अगर ये दांव सही पड़ा तो रिटर्न जबरदस्त हो सकता है, पर अगर कुछ शेयर्स नहीं चले तो नुकसान का खतरा भी उतना ही ज्यादा होता है। चलिए अब अपने टूर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। ये हैं स्पेशलाइज्ड या खास किस्म के फंड्स। ये फंड्स बहुत ही स्पेसिफिक मकसद या इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के लिए डिजाइन किए गए हैं। इनमें आते हैं सेक्टोरल या थीमैटिक फंड्स, वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड्स, डिविडेंड यील्ड फंड्स और एक बहुत ही पॉपुलर कैटेगरी ELSS यानी टैक्स बचाने वाले फंड्स। आइए इन्हें एक एक करके जल्दी से समझते हैं। सेक्टोरल और थीमैटिक फंड्स किसी एक खास सेक्टर या थीम पर दाव लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई IT सेक्टोरल फंड है तो वो अपना कम से कम 80% पैसा सिर्फ IT कंपनियों में ही लगाएगा। अगर किसी को लगता है कि आने वाले वक्त में IT सेक्टर कमाल करने वाला है तो ये एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ये बहुत रिस्की है क्योंकि अगर वो सेक्टर नहीं चला तो पोर्टफोलियो को बड़ा झटका लग सकता है। अब बात करते हैं वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड्स की। देखिए, वैल्यू फंड्स का मंत्र है डिस्काउंट पर खरीदो। ये ऐसी मजबूत कंपनियों को ढूंढते हैं जिनके शेयर अपनी असली कीमत से सस्ते में मिल रहे हों। और कॉन्ट्रा फंड्स ये तो भीड़ से बिल्कुल उल्टा चलते हैं। ये उन स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं जो फिलहाल मार्केट को पसंद नहीं है, इस उम्मीद में कि एक दिन इनका भी टाइम आएगा। इसके बाद आते हैं डिविडेंड यील्ड फंड्स। ये उन निवेशकों के लिए बहुत अच्छे हैं जिन्हें सिर्फ कैपिटल ग्रोथ ही नहीं बल्कि एक रेगुलर इनकम भी चाहिए। ये फंड्स ऐसी कंपनियों में निवेश करते हैं जो लगातार अपने मुनाफे का एक हिस्सा डिविडेंड के तौर पर अपने शेयर होल्डर्स को देती रहती हैं। और अब आते हैं एक सुपरस्टार कैटेगरी पर, जिसका नाम है ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इसका सबसे बड़ा अट्रैक्शन है टैक्स सेविंग। ये नंबर 3 बहुत खास है। ELSS में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, मतलब निवेश करने के बाद कम से कम 3 साल तक पैसा निकाला नहीं जा सकता। और ये सेक्शन 80C के सभी टैक्स बचाने वाले ऑप्शंस में सबसे कम लॉक इन पीरियड है। जी हाँ, ये टैक्स बचाने की पावर इसे मिलती है इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C से। इसी के तहत टैक्स में छूट का फायदा उठाया जा सकता है। और वो फायदा कितना है? एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए तक। मतलब ELSS में 1.5 लाख रुपए तक का निवेश करके अपनी टैक्सेबल इनकम को कम किया जा सकता है। तो ये था इक्विटी फंड्स की दुनिया का एक गाइडेड टूर। हमने अलग अलग तरह के फंड्स को समझा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस सारी जानकारी का इस्तेमाल अपने लिए एक सही पोर्टफोलियो बनाने में कैसे किया जाए। देखिए, इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा सार यही है कि कोई एक बेस्ट फंड नहीं होता। सबसे अच्छा फंड वो होता है जो किसी निवेशक के अपने फाइनेंशियल गोल्स, उसकी रिस्क लेने की क्षमता और उसके इन्वेस्टमेंट होराइजन यानी वो कितने समय के लिए निवेशित रहना चाहता है, इन सब पर एकदम फिट बैठे। तो ये टूर जानकारी देने के लिए था, एक नक्शा दिखाने के लिए था। अब सवाल ये पूछना है कि किसी के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को किस चीज़ की ज़रूरत है। क्या उसे एक लंगर जैसी स्थिरता चाहिए जो लार्ज कैप फंड्स देते हैं, या फिर एक रॉकेट जैसी तेज ग्रोथ जो स्मॉल कैप में मिल सकती है, या फिर इन दोनों का एक सही संतुलन? जो भी जवाब होगा वही किसी के भी फाइनेंशियल भविष्य की। निवेश की दुनिया में अक्सर लोग ग्रोथ की बात करते हैं, लेकिन क्या हो अगर किसी को एक स्थिर रेगुलर इनकम। अक्सर जब हम निवेश के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में आता है कि पैसा कैसे बढ़ेगा, लेकिन क्या निवेश का कोई ऐसा तरीका भी है जो पैसा बढ़ाने के साथ साथ एक नियमित आमदनी पर भी फोकस करे? बिल्कुल है, और यही वो सवाल है जिसका जवाब डेट फंड्स में छुपा है। तो डेट फंड्स हैं क्या? आसान भाषा में समझिए, ये एक तरह से पैसा उधार देने जैसा है। ये फंड्स हमारा पैसा सरकार या बड़ी बड़ी कंपनियों को एक तय ब्याज पर उधार देते हैं। तो ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिन्हें शेयर बाजार के रोज रोज के उतार चढ़ाव से बचकर एक रेगुलर इनकम चाहिए। पर रुकिए, क्या इसका मतलब ये है कि सारे डेट फंड्स एक जैसे होते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आता है। डेट फंड्स को समझने का असली राज जोखिम के 2 पैमानों को समझने में छिपा है, और एक बार ये समझ आ गया तो पूरा खेल ही साफ हो जाता है। देखिए, पहला है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इसे अर्थव्यवस्था के मौसम की तरह समझिए। जब भी RBI ब्याज दरें घटाता या बढ़ाता है तो उसका सीधा असर इन फंड्स की वैल्यू पर पड़ता है। दूसरा है क्रेडिट रिस्क, मतलब जिसको पैसा उधार दिया है क्या वो वापस चुका पाएगा, चाहे वो सरकार हो या कोई कंपनी।
आगे हम जितने भी फंड्स देखेंगे ना, वो इन्हीं दो जोखिमों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो आप पहले पैमाने को समझते हैं। इसे हम ड्यूरेशन की सीढ़ी कह सकते हैं। ये सीढ़ी हमें बताएगी कि कैसे समय के साथ साथ जोखिम और रिटर्न दोनों बदलते हैं, कुछ दिनों से लेकर कई सालों तक। इस सीढ़ी के सबसे निचले पायदानों पर हैं सबसे सुरक्षित खिलाड़ी, ओवरनाइट फंड्स और लिक्विड फंड्स। ये हमारे सेविंग्स अकाउंट के सबसे करीबी दोस्त जैसे हैं, बेहद सेफ और जब चाहें पैसा निकालने की सुविधा। ओवरनाइट फंड्स तो सिर्फ एक दिन के लिए पैसा लगाते हैं और लिक्विड फंड्स 91 दिनों तक के लिए, तो इनमें इंटरेस्ट रेट रिस्क ना के बराबर होता है। अब जैसे जैसे हम इस सीढ़ी पर ऊपर चढ़ते हैं, ड्यूरेशन यानी निवेश का समय महीनों से बढ़कर सालों में पहुंच जाता है। अल्ट्रा शॉर्ट, शॉर्ट, मीडियम और फिर लॉन्ग ड्यूरेशन। नियम बहुत सीधा है। ड्यूरेशन जितनी लंबी होगी, मतलब जितने ज्यादा समय के लिए पैसा लगा है, ब्याज दरों में बदलाव का असर भी उतना ही ज्यादा होगा। इसी को तो इंटरेस्ट रेट रिस्क कहते हैं। तो सार ये है कि ड्यूरेशन जितनी लंबी, इंटरेस्ट रेट का जोखिम उतना ज्यादा। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि ज्यादा रिटर्न की उम्मीद भी उतनी ही ज्यादा होगी। ये तो वही क्लासिक कहानी है, हाई रिस्क हाई रिटर्न। ठीक है, तो ड्यूरेशन की सीढ़ी तो समझ आ गई। अब चलते हैं खेल के दूसरे पहलू पर, क्रेडिट स्पेक्ट्रम। यहां सवाल ये नहीं है कि कितने समय के लिए पैसा दिया, बल्कि ये है कि पैसा दिया किसको है। सरकार को, जो सबसे भरोसेमंद है, या किसी कंपनी को जिसमें थोड़ा जोखिम हो सकता है। इस स्पेक्ट्रम के दो किनारे हैं। एक तरफ हैं गिल्ड फंड्स, ये अपना पैसा सिर्फ और सिर्फ सरकार को उधार देते हैं, इससे ज्यादा सुरक्षित भला और क्या होगा। और दूसरे किनारे पर हैं क्रेडिट रिस्क फंड्स, ये ज्यादा रिटर्न के लिए उन कंपनियों को पैसा देते हैं जिनकी क्रेडिट रेटिंग थोड़ी कम होती है। जोखिम ज्यादा तो रिटर्न की उम्मीद भी ज्यादा। और हां, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके लिए नियम भी बने हैं। सेबी कहता है कि गिल्ड फंड्स को कम से कम 80% पैसा सरकारी सिक्योरिटीज में ही लगाना होगा। ये उनकी सेफ्टी की गारंटी है। वहीं दूसरी तरफ क्रेडिट रिस्क फंड्स को कम से कम 65% पैसा AA+ से कम रेटिंग वाली कंपनियों के बॉन्ड्स में लगाना जरूरी है। मतलब ये फंड्स जानबूझकर जोखिम उठाते हैं ताकि ज्यादा कमाई का मौका बना सकें। तो क्या इन दो किनारों के बीच में कुछ नहीं है? बिल्कुल है। यहीं आते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स, जो बड़ी और अच्छी रेटिंग वाली कंपनियों में निवेश करते हैं। और फिर बैंकिंग एंड PSU फंड्स हैं, जो बैंकों और सरकारी कंपनियों पर भरोसा करते हैं। ये फंड्स कह सकते हैं कि सुरक्षा और रिटर्न के बीच एक अच्छा संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। अब तक हमने जिन फंड्स की बात की वो एक तय रास्ते पर चलते हैं, लेकिन कुछ फंड्स शतरंज के खिलाड़ी की तरह होते हैं। वो बाजार की चाल देखकर अपनी रणनीति लगातार बदलते रहते हैं। ये हैं डायनेमिक बॉन्ड फंड्स। इन्हें फंड मैनेजर का मास्टर स्ट्रोक समझिए। जब उन्हें लगता है कि ब्याज दरें गिरने वाली हैं, तो वो लंबी ड्यूरेशन वाले बॉन्ड्स में निवेश बढ़ा देते हैं, और जब दरें बढ़ने का अंदेशा होता है तो वो ड्यूरेशन कम कर देते हैं ताकि नुकसान से बचा जा सके। और फिर आते हैं फ्लोटर फंड्स। सोचिए, इनके पास एक ऑटोमेटिक सेफ्टी शील्ड है। ये ज्यादातर ऐसे बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं जिनका ब्याज मार्केट रेट के साथ साथ बदलता रहता है। तो जब भी ब्याज दरें बढ़ती हैं, इन फंड्स की कमाई भी बढ़ जाती है। तो आखिर में ये पूरी तस्वीर दिखती कैसी है? ये चार्ट सब कुछ साफ कर देता है। एक तरफ ओवरनाइट फंड जैसे कम जोखिम कम रिटर्न वाले विकल्प हैं, बीच में कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड जैसे मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न वाले फंड्स, और दूसरी तरफ लॉन्ग ड्यूरेशन फंड जैसे हाई रिस्क और हाई रिटर्न की संभावना वाले विकल्प। तो कहने का मतलब ये है कि एक डेट फंड चुनना असल में दो सवालों का जवाब देना है। पहला, इंटरेस्ट रेट का कितना जोखिम लिया जा सकता है, और दूसरा, पैसा उधार किसको देना है, सरकार को या किसी कंपनी को। इन दो सवालों का जवाब ही सही फंड की तरफ ले जाएगा। और हम आज की बात इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। किसी भी निवेशक के अपने वित्तीय लक्ष्यों और टाइमलाइन के हिसाब से ड्यूरेशन और क्रेडिट रिस्क का सही कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, इसका जवाब ही एक सफल निवेश की नींव रखता है। इस पे जरूर। इन्वेस्टमेंट की दुनिया अक्सर एक उलझे हुए रास्ते की तरह देखिए, हर इन्वेस्टर के सामने ना एक बहुत बड़ी दुविधा होती है, एक ऐसा सवाल जो हर इन्वेस्टमेंट डिसीजन के दिल में होता है। और वो सवाल ये है कि ज्यादा ग्रोथ चाहिए या फिर स्टेबिलिटी, मतलब तेजी से पैसा बने या फिर जो पैसा है वो सुरक्षित रहे। ये कश्मकश हमेशा बनी रहती है।
तो यहाँ पर ना दो अलग अलग रास्ते साफ दिख रहे हैं। एक तरफ है इक्विटी, समझिए एक रेस कार की तरह, रफ्तार जबरदस्त, लेकिन हाँ रिस्क भी उतना ही ज्यादा। दूसरी तरफ है डेट, जो एक मजबूत जहाज जैसा है, रफ्तार धीमी है पर सफर एकदम सुरक्षित। तो आज हम इस सफर पर कैसे आगे बढ़ेंगे? पहले निवेशक की दुविधा को समझेंगे, फिर देखेंगे कि हाइब्रिड समाधान क्या है। इसके बाद हम अलग अलग तरह के मिश्रणों पर नजर डालेंगे, फंड के प्रकारों को जानेंगे और आखिर में ये तय करेंगे कि किसी के लिए सही फिट कौन सा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई ऐसा बीच का रास्ता है जहां रेस कार वाली रफ्तार भी मिले और जहाज वाली सुरक्षा भी? जी हाँ, बिल्कुल है, और इसी का जवाब है हाइब्रिड फंड्स। तो आखिर ये हाइब्रिड फंड है क्या चीज? देखिए, बहुत सिंपल है। ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो अपना पैसा शेयरों की ग्रोथ और बॉन्ड्स की सुरक्षा, मतलब दोनों में लगाता है। इसका पूरा मकसद ही बैलेंस बनाना है। हाँ, लेकिन एक मिनट, ऐसा नहीं है कि सारे हाइब्रिड फंड्स एक जैसे होते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इनमें इक्विटी और डेट का जो मिक्स होता है ना, वो अलग अलग होता है, और इसी से रिस्क का एक पूरा स्पेक्ट्रम बन जाता है। इसको ना 3 तरह की गाड़ियों से समझ सकते हैं। पहला, कंजर्वेटिव, मान लीजिए ये एक सेफ फैमिली कार है। दूसरा, बैलेंस्ड, ये एक एसयूवी जैसी है, थोड़ी रफ्तार भी है पर सेफ्टी भी। और तीसरा, अग्रेसिव, ये तो भाई स्पोर्ट्स कार है, रफ्तार बहुत तेज पर जोखिम भी उतना ही। चलिए अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और हर कैटेगरी को जरा और करीब से समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं स्पेक्ट्रम के सबसे सेफ कोने से, यानी कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स। ये उन लोगों के लिए हैं जो सेफ्टी को सबसे ऊपर रखते हैं, मतलब रिस्क नहीं लेना चाहते। यहाँ देखिए, साफ दिख रहा है कि ज्यादातर पैसा, मतलब करीब 75 से 90% सुरक्षित जगह हो, जैसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाया जाता है, और इक्विटी में बहुत थोड़ा सा। इसका मतलब साफ है, स्टेबिलिटी पहली प्राथमिकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये फंड्स उनके लिए हैं जिन्हें कम रिस्क पर एक स्टेबल यानी स्थिर रिटर्न चाहिए। यहाँ ग्रोथ का बस हल्का सा तड़का है, लेकिन मेन फोकस पूरी तरह से सेफ्टी पर है। अच्छा, तो सेफ जोन से निकलकर अब चलते हैं स्पेक्ट्रम के बीच में। यहाँ हमें मिलते हैं बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड्स, और जैसा नाम है वैसा ही काम, एकदम बैलेंस्ड। और ये देखिए क्या कमाल का बैलेंस है। लगभग आधा पैसा ग्रोथ यानी इक्विटी में, तो बाकी आधा सेफ्टी यानी डेट में। मतलब रफ्तार और सुरक्षा दोनों का हाथ थामकर चल रहे हैं। अब बारी है स्पेक्ट्रम के सबसे एक्साइटिंग हिस्से की, यानी अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यहाँ पूरा जोर ग्रोथ पर होता है। और इस चार्ट में ये बात एकदम साफ है। देखिए, 65 से 80% पैसा सीधा इक्विटी में जाता है। मकसद है बाजार की तेजी का पूरा फायदा उठाना। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ हाई ग्रोथ की चाहत तो है, लेकिन साथ में डेट का एक सेफ्टी कुशन भी है, और हाँ, एक बोनस भी है। इस तरह के फंड्स में अक्सर टैक्स के फायदे भी मिल जाते हैं, जो इसे और भी दिलचस्प बना देता है। तो ये तो हो गए 3 मेन टाइप, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कुछ हाइब्रिड फंड्स और भी ज्यादा स्मार्ट होते हैं, और वो कुछ बहुत ही खास रणनीतियों पर काम करते हैं। यहाँ इस टेबल में कुछ ऐसे ही स्पेशल फंड्स हैं, जैसे डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड। ये गिरगिट की तरह हैं, बाजार के मूड के हिसाब से अपना रंग, मतलब इक्विटी और डेट का मिक्स 0 से 100% तक बदल लेते हैं। फिर है मल्टी एसेट एलोकेशन, जो पैसों को सिर्फ इक्विटी और डेट में ही नहीं, बल्कि सोना जैसी कम से कम 3 अलग अलग चीजों में लगाते हैं, ताकि रिस्क और भी कम हो जाए। और आखिर में है आर्बिट्राज फंड, जो बाजार के छोटे छोटे प्राइस डिफरेंस का फायदा उठाकर स्टेबल रिटर्न देते हैं, वो भी इक्विटी वाले टैक्स बेनिफिट के साथ। अच्छा, इतनी सब जानकारी के बाद सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, आखिर ये हाइब्रिड फंड्स किसके लिए सबसे सही हैं? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। तो हाइब्रिड फंड्स किसके लिए एक अच्छा फिट हो सकते हैं? मान लीजिए कोई 3 से 5 साल के लिए निवेश करना चाहता है, या कोई रिटायर हो चुका है और रेगुलर इनकम के साथ साथ महंगाई से भी बचना चाहता है, या फिर जिनके पास रोज मार्केट को ट्रैक करने का ना तो वक्त है ना ही एक्सपर्टीज, और हाँ, कोई भी जो ग्रोथ तो चाहता है लेकिन प्योर इक्विटी वाले उतार चढ़ाव से बचना चाहता है। तो अगर एक लाइन में कहें तो हाइब्रिड फंड्स एक तरह से रेडी टू ईट डाइवर्सिफिकेशंस हैं, मतलब एक ही जगह पर ग्रोथ का पोटेंशियल भी है और डेट की स्टेबिलिटी भी।
तो अब सोचने वाली बात यह है कि किसी के अपने वित्तीय भविष्य को बनाने के लिए ग्रोथ और स्टेबिलिटी का वो कौन सा सही मिश्रण होगा? इसका जवाब हर किसी निवेश की दुनिया में। और हम बात कर रहे हैं स्पेशलाइज्ड फंड्स की, तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। जरा अपने निवेश को एक टूलकिट की तरह सोचकर देखिए। ज्यादातर लोगों के पास ना स्टॉक्स और बॉन्ड जैसे बेसिक औजार तो होते ही हैं, लेकिन जब कोई खास काम करना हो, कोई बड़ा लक्ष्य साधना हो, तो फिर कुछ स्पेशल टूल्स की जरूरत पड़ती है ना? आज हम उन्हीं खास औजारों को एक एक करके देखेंगे जो हमारे फाइनेंशियल लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। तो चलिए टूल किट का पहला हिस्सा खोलते हैं। यहाँ वो फंड्स हैं जो जिंदगी के सबसे बड़ी मील के पत्थर, मतलब बड़े बड़े लक्ष्यों के लिए ही डिजाइन किए गए हैं, जैसे कि रिटायरमेंट या फिर बच्चों का भविष्य। ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये तो सपनों को हकीकत में बदलने के लिए बनाए गए सोल्यूशंस हैं। और इन्हें कहते हैं सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स। नाम से ही बिल्कुल साफ है ना? ये जिंदगी के खास गोल्स जैसे रिटायरमेंट या बच्चों की पढ़ाई के लिए एक सीधा साधा समाधान देते हैं। इनका फोकस बिल्कुल क्लियर होता है, बस लक्ष्य को पूरा करना। इसके दो सबसे अच्छे उदाहरण हैं, रिटायरमेंट फंड और चिल्ड्रंस फंड। देखिए, रिटायरमेंट फंड का काम है आने वाले सुनहरे सालों के लिए एक अच्छी खासी रकम तैयार करना। वहीं चिल्ड्रंस फंड बच्चों की पढ़ाई या शादी जैसे बड़े खर्चों के लिए होते हैं। और एक मजेदार बात यह है कि दोनों में कम से कम 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, जो हमें लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहने के लिए एक तरह से अनुशासित करता है। और इन बड़े लक्ष्यों के लिए यही तो चाहिए। अच्छा, अब सोचिए, अगर लक्ष्य बाजार को हराना हो ही ना, बल्कि बस उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना हो, तो हमारे टूलकिट में अगला औजार बिल्कुल यही काम करता है, कम खर्चे में बाजार की नकल करना। ये हैं इंडेक्स फंड्स। इनका फंडा बहुत ही सिंपल है। ये निफ्टी 50 या सेंसेक्स जैसे बड़े मार्केट इंडेक्स की बस कॉपी करते हैं। जिस भी अनुपात में इंडेक्स में कोई स्टॉक होता है ना, ठीक उसी अनुपात में ये फंड भी उसे अपने पोर्टफोलियो में रख लेता है। कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी नहीं, कोई दिमागी कसरत नहीं, बस सीधी सादी नकल। और इसका सबसे बड़ा फायदा वो है कम लागत। अब देखिए, क्योंकि इन फंड्स को चलाने के लिए कोई महंगे फंड मैनेजर नहीं चाहिए जो दिन रात बैठकर स्टॉक चुने, इसलिए इनकी मैनेजमेंट फीस, जिसे हम एक्सपेंस रेशियो भी कहते हैं, बहुत ही कम होती है। मतलब साफ है, निवेश का ज्यादातर पैसा काम पर लगता है, फीस में नहीं जाता। अब मिलते हैं इंडेक्स फंड के एक बड़े ही दिलचस्प भाई से, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या ETF। इसको एक हाइब्रिड निवेश समझिए, जो एक म्यूचुअल फंड की तरह डाइवर्सिफिकेशन तो देता है, लेकिन एक स्टॉक की तरह, जी हाँ, एक शेयर की तरह ही स्टॉक एक्सचेंज पर दिन भर खरीदा और बेचा जा सकता है। कमाल है ना? और ये बहुत ही वर्सेटाइल होते हैं। मतलब सोना खरीदना है, उसके लिए गोल्ड ETF है। पूरे निफ्टी 50 में पैसा लगाना है तो निफ्टी ETF है। या फिर किसी एक खास सेक्टर जैसे टेक्नोलॉजी या बैंकिंग पर दांव लगाना है, उसके लिए भी सेक्टोरल ETF मौजूद हैं। संभावनाएं लगभग अंतहीन हैं। चलिए, अब हम अपने टूलकिट के आखिरी हिस्से पर आते हैं। ये वो औजार हैं जो निवेश के दायरे को और भी बड़ा करने और पोर्टफोलियो में सही मायनों में विविधता लाने के लिए बनाए गए हैं। फंड ऑफ फंड्स का कॉन्सेप्ट सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर है बड़ा आसान। एक ऐसा म्यूचुअल फंड खरीदा जाता है जो खुद कई दूसरे म्यूचुअल फंड्स खरीदता है। ये एक ही निवेश से तुरंत डाइवर्सिफिकेशन पाने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। मतलब एक ही मास्टर की से कई ताले खुल जाते हैं। तो क्या निवेश को सिर्फ अपने देश की सीमाओं तक ही सीमित रखा जाए? अगर जवाब नहीं है, तो हमारे टूलकिट में अगला औजार है इंटरनेशनल या ग्लोबल फंड्स। ये फंड हमें दुनिया की कुछ सबसे बड़ी और इनोवेटिव कंपनियों में हिस्सेदार बनने का मौका देते हैं। तो दुनिया भर में निवेश करने का फायदा क्या है? इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन, मतलब सारे अंडे एक ही देश की आर्थिक टोकरी में नहीं रखे जाते। और दूसरा, दुनिया के सबसे बड़े और तेजी से बढ़ते बाजारों में ग्रोथ का फायदा उठाने का मौका मिलता है। तो हमने अपने इस फाइनेंशियल टूल किट में कई मजबूत और काम के औजार देखे हैं। आइए अब इन सभी को एक साथ रखकर देखते हैं और समझते हैं कि कौन सा टूल किस काम के लिए सबसे बेहतर है। जैसा कि यहाँ बिल्कुल साफ है, हमारे इस टूल किट में हर काम के लिए एक खास औजार है। चाहे किसी बड़े लक्ष्य जैसे रिटायरमेंट या बच्चों के भविष्य के लिए बचत करनी हो, या फिर कम लागत में पूरे बाजार का फायदा उठाना हो, या फिर अपने पोर्टफोलियो को दुनिया भर के बाजारों में फैलाना हो,
हर ज़रूरत के लिए एक विशेष फंड मौजूद है। तो अब जब ये फाइनेंशियल टूलकिट हमारे सामने खुला पड़ा है, सवाल ये उठता है, अगला फाइनेंशियल काम कौन सा है जिसे हाथ में लेना है और उसके लिए सही औजार कौन सा चुना जाएगा, ये सोच। फोलियो नंबर, यह आखिर है क्या और हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? चलिए आज इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। अब देखिए, इसको समझने का सबसे सीधा तरीका है अपने बैंक अकाउंट नंबर से इसकी तुलना करना, है ना? जैसे बैंक अकाउंट नंबर से हमारे पैसे का पूरा हिसाब किताब रहता है, बिल्कुल वैसे ही फोलियो नंबर एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एएमसी में हमारे सारे इन्वेस्टमेंट का हिसाब रखता है। तो सीधे सीधे कहें तो ये म्यूचुअल फंड्स की दुनिया का हमारा अकाउंट नंबर है। सिंपल। तो इसे अपने निवेश का अकाउंट नंबर कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। चलिए अब जरा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि ये काम कैसे करता है और इसकी असली परिभाषा क्या है। टेक्निकली कहें तो फोलियो नंबर एक यूनिक अल्फान्यूमेरिक आइडेंटिफायर है, मतलब इसमें अक्षर और नंबर दोनों होते हैं। जब भी कोई किसी एएमसी में पहली बार इन्वेस्ट करता है तो उसे ये नंबर दिया जाता है। इसका मेन काम है उस एएमसी के साथ निवेशक के सारे ट्रांजैक्शंस और होल्डिंग्स का पूरा रिकॉर्ड रखना। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि फोलियो नंबर क्या भला है। अब जरा इसके कुछ जरूरी नियमों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। यहाँ एक मजेदार बात है, हर एएमसी अपना खुद का बिल्कुल अलग फोलियो नंबर देती है। मतलब अगर किसी ने एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो एचडीएफसी उसे एक फोलियो नंबर देगा। अब वही नंबर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के इन्वेस्टमेंट के लिए काम नहीं आएगा। नहीं, आईसीआईसीआई उसके लिए एक एकदम नया फ्रेश फोलियो नंबर जारी करेगा। ठीक वैसे ही जैसे एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक के अकाउंट नंबर अलग अलग होते हैं। लॉजिकल है ना? तो अब सवाल ये उठता है कि अगर एक ही एएमसी की कई स्कीम्स में पैसा लगाना हो तो क्या हर बार एक नया फोलियो नंबर मिलेगा या फिर एक ही नंबर से सारा काम चल जाएगा? क्या लगता है? अच्छी खबर ये है कि यहाँ काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। मतलब कोई चाहे तो एक ही एएमसी की सारी स्कीम्स को एक ही फोलियो के अंदर रख सकता है, या फिर अगर किसी को चीज़ें अलग अलग रखना पसंद है तो हर स्कीम के लिए अलग फोलियो भी मेंटेन किया जा सकता है। और हाँ, मान लीजिए एक ही एएमसी में गलती से कई फोलियो बन गए तो कोई टेंशन नहीं, उन्हें आसानी से कंसोलिडेट करके मतलब मिलाकर एक बनाया जा सकता है। इससे रिकॉर्ड रखना कितना आसान हो जाता है। चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं। देखते हैं कि ये नंबर असल में काम कहाँ आता है। इस फोलियो नंबर की असली कीमत तब पता चलती है जब कोई ट्रांजैक्शन करना हो, चाहे और यूनिट्स खरीदनी हो, एक स्कीम से निकलकर दूसरी में स्विच करना हो, या फिर अपनी यूनिट्स को बेचना यानी रिडीम करना हो। ये फोलियो नंबर हर कदम पर प्रोसेस को बहुत स्मूथ और एकदम सटीक बना देता है। तो इस नंबर की जरूरत पड़ेगी कहाँ? भाई एएमसी की वेबसाइट्स पर, उनके मोबाइल ऐप्स में, आरटीए प्लेटफॉर्म्स पर। और हाँ, ये नंबर हमेशा अकाउंट स्टेटमेंट्स और हर ट्रांजैक्शन कंफर्मेशन पर छपा होता है। और अब आते हैं सबसे आखिरी और सबसे ज़रूरी बात पर, ट्रैकिंग। देखते हैं कि अपने इन्वेस्टमेंट पर नज़र रखने के लिए ये नंबर कितना ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब फोलियो नंबर निवेशक के पैन कार्ड से लिंक हो जाता है तो ये दोनों मिलकर इन्वेस्टमेंट की एक पूरी और बिल्कुल साफ तस्वीर देते हैं। ये ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग के लिए एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है जिससे सारे निवेश का हिसाब रखना बच्चों का खेल बन जाता है। और हाँ, ये कोई सीक्रेट कोड नहीं है जिसे खोजना पड़े। सोर्स मटेरियल भी साफ साफ कहता है कि फोलियो नंबर सभी अकाउंट स्टेटमेंट्स, ट्रांजैक्शन कंफर्मेशंस और एएमसी की तरफ से आने वाले हर लेटर या ईमेल पर दिखाई देता है। तो इसे ढूंढना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। तो कुल मिला के कहानी ये है कि फोलियो नंबर हमारे पोर्टफोलियो की चाबी है। सही में ये हमारे सारे इन्वेस्टमेंट्स को ऑर्गेनाइज्ड रखता है, ट्रैक करना आसान बनाता है और मैनेज करने में भी मदद करता है। तो जाते जाते बस एक सवाल दिमाग में आता है, क्या किसी को पता है कि अपना फोलियो नंबर? जब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की बात आती है तो सबसे पहला ख्याल क्या आता है? यही ना कि सबसे अच्छा फंड कौन सा है। सारा फोकस, सारी रिसर्च इसी एक सवाल पर लग जाती है। लेकिन एक बात है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता, वो ये कि उस फंड तक पहुंचने का रास्ता कौन सा चुना गया है। और ये छोटा सा फैसला रिटर्न्स पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। आज इसी पर बात करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि क्या इन्वेस्ट करने का तरीका किसी की दौलत को धीरे धीरे चुपके से कम कर सकता है?
सुनने में ये शायद थोड़ा ड्रामेटिक लगे, है ना? लेकिन यकीन मानिए, इसका जवाब किसी के भी फाइनेंशियल फ्यूचर की पूरी कहानी बदल देने का दम रखता है। तो देखिए, म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के मोटे तौर पर दो रास्ते होते हैं। इसको ऐसे समझिए कि मंजिल एक ही है, वेल्थ क्रिएशन, लेकिन वहां तक जाने के लिए दो अलग-अलग सड़कें हैं। चलिए इन दोनों सड़कों को, यानी इन दोनों प्लान्स को जरा करीब से देखते हैं। पहला रास्ता है डायरेक्ट प्लान। जैसा नाम से ही जाहिर है, सब कुछ डायरेक्ट होता है। इसे DIY यानी डू इट योरसेल्फ वाला रास्ता भी कह सकते हैं। मतलब इन्वेस्टर सीधा फंड हाउस यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास जाता है, उनकी वेबसाइट से, ऐप से या ऑफिस से, और फंड खरीद लेता है। बीच में कोई नहीं, कोई एजेंट नहीं, कोई ब्रोकर नहीं, सीधा सौदा। और फिर आता है दूसरा रास्ता, रेगुलर प्लान। ये एक गाइडेड टूर जैसा है। यहाँ बीच में एक इंटरमीडियरी होता है। ये कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, ब्रोकर हो सकता है, या फिर कोई बैंक। ये लोग प्रोसेस में हेल्प करते हैं, सलाह देते हैं, और अक्सर जो पेपर वर्क का झंझट होता है ना, वो भी संभाल लेते हैं। तो चलिए अब इन दोनों को साइड बाय साइड रखकर देखते हैं। पहला फर्क तो खरीदने के तरीके का है, जो हम देख चुके हैं। एक में सीधा AMC से, दूसरे में बिचौलिए के जरिए। और यहीं से जन्म होता है सबसे बड़े अंतर का, और वो है एक्सपेंस रेशियो। अब ये क्या बला है? आसान भाषा में ये वो सालाना फीस है जो फंड हाउस अपना फंड मैनेज करने के लिए लेता है। डायरेक्ट प्लान में ये फीस कम होती है। क्यों? क्योंकि कोई कमीशन नहीं देना पड़ता। वहीं रेगुलर प्लान में डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन इसी फीस में जुड़ा होता है, इसलिए वो ज्यादा होती है। तो बात सीधी है, जो खुद रिसर्च कर सकते हैं उनके लिए डायरेक्ट प्लान, और जिन्हें सलाह और सहारा चाहिए उनके लिए रेगुलर प्लान। लेकिन सवाल यह है कि एक्सपेंस रेशियो का ये जो छोटा सा फर्क है, इससे आखिर कितना फर्क पड़ता है? अक्सर सुनने में आता है, अरे 1-8% ही तो है ना? पर लॉन्ग टर्म में ये 1% का छोटा सा दिखने वाला फर्क दौलत के पहाड़ पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। ये जो नंबर दिख रहा है ना, 0.5% से लेके 1% तक, बस यही है वो एक्स्ट्रा कॉस्ट, रेगुलर प्लान्स में डिस्ट्रीब्यूटर को जाने वाला कमीशन। देखने में तो ये रकम बहुत मामूली लगती है ना, पर असली खेल यहीं पर है। ये कोई वन टाइम चार्ज नहीं है जो एक बार देकर खत्म हो गया। नहीं, ये हर साल लगने वाली लागत है। इसे ऐसे इमेजिन कीजिए कि किसी ने निवेश का एक पेड़ लगाया और हर साल कोई आकर उसकी एक छोटी सी टहनी काट जाता है। ये वही कैची है जो रिटर्न की ग्रोथ को साल दर साल लगातार धीमा करती रहती है। और इसका लॉन्ग टर्म असर कितना बड़ा होता है, वो इस उदाहरण से बिल्कुल साफ हो जाता है। मान लीजिए किसी ने 1 लाख रुपए लगाए। डायरेक्ट प्लान में मान लेते हैं 9.5% का नेट रिटर्न मिला, और रेगुलर प्लान में 1% कम, यानी 8.5%। शुरू में तो फर्क पता भी नहीं चलेगा, लेकिन 10 साल बाद कंपाउंडिंग का जादू अपना असर दिखाता है और दोनों प्लान से बनी दौलत में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट प्लान ही हमेशा बेस्ट है? इतना आसान भी नहीं है। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी तो देखना होगा। सवाल ये है कि रेगुलर प्लान में जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है, क्या उसके बदले मिलने वाली सलाह, वो गाइडेंस वाकई उतनी कीमती है? देखिए, एक अच्छा एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ फंड नहीं बेचता, उसका काम इससे कहीं ज्यादा है। वो इन्वेस्टर के गोल्स को समझता है, उसके हिसाब से सही फंड चुनने में मदद करता है, मुश्किल पेपरवर्क को आसान बनाता है, पोर्टफोलियो पर लगातार नजर रखता है, और शायद सबसे जरूरी काम, जब मार्केट में पैनिक का माहौल हो तब वो इमोशनल डिसीजंस लेने से रोकता है। ये बिहेवियरल कोचिंग खासकर नए इन्वेस्टर्स के लिए सच में बेशकीमती हो सकती है। लेकिन यहां एक लेकिन भी है, एक बहुत बड़ी चेतावनी। ये पक्का करना बहुत जरूरी है कि डिस्ट्रीब्यूटर जो सलाह दे रहा है वो इन्वेस्टर की जरूरत के हिसाब से है, या सिर्फ अपना कमीशन कमाने के लिए कोई भी प्रोडक्ट बेचा जा रहा है। तो सीधी सी बात यह है कि एक भरोसेमंद सलाहकार को ढूंढना और परखना, ये जिम्मेदारी भी आखिर में इन्वेस्टर की ही है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर फैसला कैसे लिया जाए। देखिए, इसका कोई वन साइज फिट्स ऑल जवाब नहीं है। कोई एक रास्ता सबके लिए सही नहीं हो सकता। ये फैसला हर किसी की अपनी जरूरत, मार्केट को लेकर उसकी अपनी समझ और उसके पर्सनल सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है। चलिए इस दुविधा को और आसान करते हैं। ये जो कंपैरिजन है, ये पूरी बातचीत का निचोड़ है। एक तरफ है डायरेक्ट प्लान, यहां मिलता है बेहतर रिटर्न और कम लागत, लेकिन छोड़ना पड़ता है प्रोफेशनल गाइडेंस और सपोर्ट।
दूसरी तरफ है रेगुलर प्लान। यहाँ मिलती है सलाह और सहूलियत, लेकिन उसकी कीमत चुकानी पड़ती है अपने रिटर्न्स के एक हिस्से से। बस यही है वो सेंट्रल ट्रेड ऑफ। और आखिर में ये एक सवाल है जो हर इन्वेस्टर को खुद से पूछना चाहिए। अपने फाइनेंशियल सफर के लिए सलाह को एक खर्च के तौर पर देखना है या एक ऐसे निवेश के तौर पर जो गलतियों से बचाकर बेहतर फैसले लेने में मदद करे? इस सवाल का जवाब ही सही रास्ते की तरफ। जब हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान अक्सर बड़े बड़े रिटर्न्स पर होता है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि एक छोटी सी, लगभग न दिखने वाली लागत है जो चुपके चुपके हमारे मुनाफे को तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या सच में कोई ऐसा छोटा सा परसेंटेज है जिस पर शायद हमारा ध्यान भी नहीं गया हो और वो धीरे धीरे हमारी मेहनत की कमाई को कम कर रहा है? हाँ, बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा होता क्यों है। तो चलिए इस छिपी हुई लागत की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इस सेक्शन में हम ठीक से पता लगाएंगे कि आखिर ये लागत है क्या, ये आती कहाँ से है और असल में हमारे निवेश पर इसका असर कैसे पड़ता है। इसे कहते हैं टोटल एक्सपेंस रेशियो या TER। इसको कुछ ऐसे सोचिए कि हर निवेश एक सुंदर पेड़ की तरह है जो फल देता है, लेकिन जमीन के नीचे कुछ खर्चे होते हैं, जैसे छोटे छोटे कीड़े जो जड़ों को खाते रहते हैं और चुपचाप पेड़ की ग्रोथ को कम करते जाते हैं। ये हमेशा दिखाई नहीं देते, पर वो वहां होते हैं और अपना काम करते रहते हैं। तो सवाल ये है कि इन अदृश्य लागतों को हम उजागर कैसे करें? इसका जवाब टोटल एक्सपेंस रेशियो यानी TER में छिपा है। ये एक तरह से हमारे निवेश का प्राइस टैग है। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं कि ये असल में है क्या। तो ये TER असल में है क्या? इसे एक छोटे से सालाना सर्विस चार्ज की तरह समझिए जो एक म्यूचुअल फंड हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए लेता है। ये 1% है जो सीधे हमारे निवेश की कुल वैल्यू से कट जाता है ताकि फंड ठीक से चल सके। अच्छा, अब ये स्लाइड हमें दिखाती है कि ये फीस आखिर जाती कहाँ है। देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा, जैसा कि हम सोच ही सकते हैं, फंड मैनेजमेंट फीस है। ये उन लोगों की सैलरी है जो निवेश के फैसले करते हैं। लेकिन इसमें ब्रोकरेज, कानूनी फीस और यहाँ तक कि मार्केटिंग जैसे दूसरे खर्चे भी शामिल होते हैं। और इसे कैलकुलेट करना बहुत सीधा साधा है। फंड के जितने भी साल भर के खर्चे हैं उन्हें उसकी टोटल संपत्ति से डिवाइड कर दिया जाता है और फिर प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। बस यही वो आंकड़ा है जो हमारे रिटर्न पर असर डालता है। अब ये याद रखना बहुत जरूरी है कि सारे फंड्स एक जैसे नहीं होते। उनके TER में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है और ये इस बात पर निर्भर करता है कि फंड को मैनेज कैसे किया जा रहा है और हम उसे खरीद कैसे रहे हैं। चलिए देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। जरा इस टेबल पर एक नजर डालिए। देखिए, एक्टिव फंड्स जहां एक पूरी टीम एक्टिवली स्टॉक्स चुन रही है, उनका TER पैसिव फंड्स जैसे कि इंडेक्स फंड्स के मुकाबले काफी ज्यादा होता है। ठीक इसी तरह एक डायरेक्ट प्लान जिसे हम सीधे फंड हाउस से खरीदते हैं, वो एक रेगुलर प्लान से सस्ता होगा क्योंकि रेगुलर प्लान में एक बिचौलिए का कमीशन भी जुड़ा होता है। अब यहाँ वो हिस्सा आता है जहाँ चीजें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। शायद लगे कि अरे आधे 1% के छोटे से हिस्से से क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन लंबे समय में ये एक बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। आइए देखते हैं कैसे। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। 2 फंड हैं, दोनों 1000 रुपए के शुरुआती निवेश पर 10% का बिल्कुल एक जैसा रिटर्न दे रहे हैं। उनमें सिर्फ एक ही फर्क है, उनके TER का। फंड ए का TER है 0.28% और फंड बी का है 0.50%। अंतर सिर्फ 0.22% का है। मतलब सुनने में तो ये लगभग कुछ भी नहीं लगता है ना। और ये रहा नतीजा। 5 साल बाद कम TER वाला फंड ए 1590 रुपये तक पहुंच गया, जबकि ज्यादा TER वाला फंड बी सिर्फ 1574 रुपये पर ही रह गया। हिसाब बिल्कुल सीधा है। कम TER का मतलब है ज्यादा पैसा हमारी जेब में। तो सबसे जरूरी बात क्या है? ये कि 16 रुपये का छोटा सा फर्क शायद अभी बड़ा न लगे, लेकिन 15 या 20 साल बाद और खासकर जब निवेश की रकम बड़ी हो तो यही अंतर हजारों या लाखों में पहुंच सकता है। यही तो कंपाउंडिंग का जादू भी है और खतरा भी। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जहां TER एक बहुत जरूरी फैक्टर है, वहीं ये पूरी पहेली का सिर्फ एक टुकड़ा है। निवेश का फैसला करते समय हमें पूरी तस्वीर देखनी चाहिए। ये बात बहुत जरूरी है।
सिर्फ इसलिए कि किसी फंड का TER सबसे कम है, ये जरूरी नहीं कि वो सबसे अच्छा विकल्प ही हो। हमें फंड मैनेजमेंट टीम की क्वालिटी, उनके रिटर्न्स में कंसिस्टेंसी और वे रिस्क को कितनी अच्छी तरह से मैनेज करते हैं, इन सब बातों को भी देखना होगा। कभी-कभी थोड़ा ज्यादा TER वाला फंड असल में बेहतर मैनेजमेंट और बेहतर फैसलों के कारण हमें कहीं ज्यादा नेट रिटर्न दे सकता है। तो अंत में बस ये एक सवाल खुद से पूछना जरूरी है, जो कीमत हम एक फंड के लिए चुका रहे हैं, क्या उसका प्रदर्शन उस कीमत को सही ठहराता है? यही एक समझदारी भरे निवेश का क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने म्यूचुअल फंड से पैसे निकाले हों और जो रकम हाथ में आई वो तो देखिए, ये सवाल सिर्फ आपका नहीं है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये सोचते हैं कि भाई उनके रिटर्न का एक छोटा सा हिस्सा आखिर गया कहाँ। चलिए आज इस पहेली को मिलके सुलझाते हैं। इसका जवाब हो सकता है एक छिपी हुई फीस में, एक ऐसा चार्ज जिसके बारे में शायद बहुत से लोग जानते नहीं, लेकिन ये आपके फाइनल रिटर्न पर असर डाल सकता है। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक आम निवेशक का रहस्य। चलिए एक सिचुएशन सोचते हैं। आपने अपना पैसा रिडीम किया और देखा कि हिसाब में थोड़ी सी गड़बड़ है। रकम छोटी सी है पर है तो सही। तो सवाल वही है, ये पैसा आखिर गया कहाँ? तो अब बारी है उस अपराधी को सामने लाने की जो इस पूरी गुत्थी के पीछे है, और हमारे इस केस में इसका नाम है एग्जिट लोड। तो आखिर ये एग्जिट लोड है क्या भला? देखिए, सीधी सादी भाषा में कहें तो ये एक फीस है। ये फीस एसेट मैनेजमेंट कंपनियां यानी AMCs तब लगाती हैं जब कोई इन्वेस्टर एक तय समय से पहले ही अपनी म्यूचुअल फंड यूनिट्स बेच देता है। अब ये टेबल देखिए, यहाँ बात काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हर फंड का नियम एक जैसा हो। जैसे इक्विटी फंड्स में अक्सर 1 साल से पहले पैसे निकालने पर 1% का लोड लग सकता है। वहीं ELSS फंड्स में 3 साल का लॉक इन पीरियड तो होता है, लेकिन कोई एग्जिट लोड नहीं होता। और लिक्विड फंड्स में तो आमतौर पर कोई लोड होता ही नहीं है। पर सवाल तो ये है कि भाई ये फीस लगती ही क्यों है? क्या मतलब है इसका? चलिए इसके पीछे की वजह को समझते हैं। अब कई लोगों को लग सकता है कि ये तो एक तरह की पेनाल्टी है, पर असल में ऐसा नहीं है। इसका असली मकसद है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को डिस्करेज करना, मतलब जो लोग जल्दी जल्दी खरीद बिक्री करते हैं उन्हें रोकना, ताकि लोग लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहें। और इससे उन इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा होती है जो स्कीम में लंबे समय तक बने रहते हैं। और यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात है, ये पैसा फंड मैनेजर की जेब में नहीं जाता, बिल्कुल नहीं। इसे वापस उसी स्कीम में डाल दिया जाता है। मतलब इसका फायदा भी आप जैसे दूसरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ही मिलता है। चलिए अब थोड़ी जासूसी वाली मैथ्स करते हैं और इस गुत्थी को पूरी तरह सुलझाते हैं। देखते हैं कि ये कैलकुलेट कैसे होता है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट एक मुश्त यानी लमसम है तो कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले अपनी टोटल रिडेम्पशन वैल्यू निकालिए, मतलब आपके पास जितनी यूनिट्स हैं उन्हें उस दिन की NAV से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर देखिए कि एग्जिट लोड का परसेंटेज कितना है और उसे अपनी रिडेम्पशन वैल्यू से गुणा कर दीजिए, बस। चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपने 500 यूनिट्स रिडीम की जब NAV 100 रुपए थी, तो आपकी टोटल वैल्यू हुई 50,000 रुपए। अब अगर 1% का एग्जिट लोड है तो 50,000 का 1% हुआ 500 रुपए। तो आपके हाथ में 50,000 की जगह 49,500 रुपए आएंगे। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट SIP के जरिए है तो कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट आ जाता है। यहाँ पर हर SIP की किश्त को एक अलग इन्वेस्टमेंट की तरह देखा जाता है और हर किश्त की अपनी अलग टाइमलाइन होती है। इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से देखिए। आपकी जनवरी 2024 वाली SIP, उस पर एग्जिट लोड लगेगा जनवरी 2025 तक। इसी तरह फरवरी की SIP पर फरवरी 2025 तक, मार्च वाली पर मार्च 2025 तक, और ये ऐसे ही चलता रहता है। मतलब हर किश्त का अपना 1 साल का काउंटर शुरू हो जाता है। तो सवाल ये है कि इस फीस से बचने का सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका क्या है? जवाब बहुत सीधा है, एक लॉन्ग टर्म नजरिया अपनाना। जब आप लंबे समय तक टिके रहते हैं ना, तो आपको एक तरह से रिवॉर्ड मिलता है। पहला तो ये कि एग्जिट लोड की फीस से पूरी तरह बच जाते हैं। दूसरा, आप कंपाउंडिंग की असली ताकत का फायदा उठाते हैं और लंबी अवधि में बाजार की ग्रोथ से आपको महंगाई को मात देने वाले रिटर्न्स पाने में भी मदद मिलती है। यहाँ एक बहुत ही अच्छी बात कही गई है जो इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाती है।
कि लंबी अवधि का नजरिया सिर्फ एग्जिट लोड से नहीं बचाता, बल्कि ये आपको कंपाउंडिंग की पावर का इस्तेमाल करने देता है और मार्केट की ग्रोथ से बेहतरीन रिटर्न कमाने का मौका भी देता है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या ये फीस एक पेनाल्टी है या फिर ये इन्वेस्टमेंट की दुनिया का एक सोचा समझा फीचर है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड देने के लिए बनाया गया है? इस सवाल का जवाब शायद आपके निवेश करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल। जो लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं उनके लिए ये जानकारी बहुत काम की है। देखिए, यूनियन बजट 2024 के बाद से ना भारत में म्यूचुअल फंड टैक्सेशन का पूरा अब सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना, कि भाई इन नए टैक्स रूल्स का निवेश और रिटर्न पर आखिर असर क्या पड़ेगा। इसी को समझना आज हम सबके लिए सबसे जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, नया टैक्स सिस्टम। एक बात साफ समझ लीजिए, 23 जुलाई 2024 से जो ये नियम लागू हुए हैं, ये कोई छोटे मोटे अपडेट नहीं है। नहीं, ये इन्वेस्टर्स के लिए एक फंडामेंटल शिफ्ट है, एक बहुत बड़ा बदलाव। तो इस पूरे बदलाव की सबसे बड़ी कहानी क्या है? वो है इंडेक्सेशन बेनिफिट्स का खत्म हो जाना। जी हाँ, और इसका सीधा सीधा असर पड़ता है रियल रिटर्न पर, मतलब वो मुनाफा जो महंगाई को काटने के बाद असल में हाथ में बचता है। अच्छा, अब कई लोग सोच रहे होंगे कि ये इंडेक्सेशन आखिर था क्या? तो समझिए, ये एक तरह का टैक्स बचाने वाला कवच था। ये क्या करता था? ये महंगाई के हिसाब से आपकी खरीद की कीमत को कागजों पर बढ़ा देता था। इससे होता ये था कि मुनाफा कम दिखता था और टैक्स भी कम लगता था। लेकिन अब ज्यादातर फंड्स के लिए ये कवच हटा दिया गया है। चलिए, अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, इक्विटी फंड्स पर टैक्स पर। सबसे पहले उन्हीं की बात करते हैं जिनमें ज्यादातर लोग पैसा लगाते हैं, इक्विटी फंड्स, यानी वो फंड्स जो अपना कम से कम 65% पैसा डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। देखते हैं इनके लिए क्या नए नियम आए हैं। तो अब नियम कुछ ऐसे हैं, अगर किसी ने इक्विटी फंड की यूनिट्स 12 महीने के अंदर अंदर बेच दी, तो उस पर जो भी मुनाफा होगा उसे मानेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी STCG, और उस पर लगेगा सीधा 20% टैक्स प्लस सेस। लेकिन अगर 12 महीने के बाद बेचा तो वो कहलाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी LTCG, और उस पर टैक्स रेट है सिर्फ 12.5%। यहाँ एक राहत की बात भी है। इक्विटी फंड्स और लिस्टेड शेयरों से होने वाले टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर अब हर साल 1.25 लाख रुपए यानी 1.25 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी। पहले ये लिमिट सिर्फ 1 लाख थी, तो ये एक अच्छा कदम है। आइए इस कैलकुलेशन को एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने 5 लाख रुपए लगाए और 18 महीने बाद उसे बेचकर 7 लाख रुपए मिले, तो सीधा सीधा मुनाफा हुआ 2 लाख का, है ना? अब इस 2 लाख में से पहले 1.25 लाख रुपए पर तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो बिल्कुल टैक्स फ्री है। तो टैक्सेबल अमाउंट कितना बचा? 75,000 रुपए। और बस इसी 75,000 पर 12.5% के हिसाब से टैक्स लगेगा, जो बनता है 9,375 रुपए। सिंपल है ना? ठीक है, इक्विटी की बात तो हो गई। अब आते हैं उस कैटेगरी में जहां सबसे बड़ा बदलाव हुआ है, और वो है डेट फंड्स। यहां तो समझिए नियमों को पूरी तरह से पलट ही दिया गया है। यहाँ जो बदलाव है वो जमीन आसमान का फर्क है। पहले क्या होता था? डेट फंड्स के लॉन्ग टर्म मुनाफे पर इंडेक्सेशन का फायदा मिलता था और फिर जो बचा उस पर 20% टैक्स लगता था। लेकिन 1 अप्रैल 2023 के बाद खरीदे गए डेट फंड्स पर ये सारे फायदे खत्म। अब जो भी मुनाफा होगा वो सीधा टोटल इनकम में जुड़ जाएगा और इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स लगेगा। कोई LTCG नहीं, कोई इंडेक्सेशन नहीं। हाँ, एक छोटा सा क्लॉज है उन लोगों के लिए जिन्होंने 31 मार्च 2023 से पहले ही डेट फंड्स खरीद लिए थे। उनके लिए अगर यूनिट्स को 24 महीने से ज्यादा होल्ड करके बेचा जाता है तो मुनाफे पर 12.5% का फ्लैट टैक्स लगेगा। इंडेक्सेशन यहाँ भी नहीं है। लेकिन 24 महीने से पहले बेचा तो वही इनकम में जुड़ेगा और स्लैब रेट से टैक्स लगेगा। तो इसका असली मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो निवेशक 30% वाले सबसे ऊंचे टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, उनके लिए डेट फंड से होने वाला मुनाफा अब सीधा 30% टैक्स के दायरे में आ गया है। जाहिर है, इससे टैक्स के बाद हाथ में आने वाला रिटर्न काफी कम हो गया है। अच्छा, इक्विटी और डेट तो समझ आ गया, लेकिन उन फंड्स का क्या जो इन दोनों का मिक्सचर होते हैं, यानी हाइब्रिड फंड्स?
चलिए देखते हैं कि वो इन नए नियमों में कहाँ फिट होते हैं। हाइब्रिड फंड्स के लिए एक ही गोल्डन रूल है, बस ये देखना है कि फंड का कितना पैसा इक्विटी में लगा है। अगर 65% या उससे ज्यादा पैसा इक्विटी में है तो उस पर इक्विटी वाले टैक्स नियम लगेंगे, और अगर 65% से 1% कम है तो उस पर डेट फंड वाले नियम लागू हो जाएंगे। मतलब मुनाफा इनकम में जुड़ेगा और स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। एकदम सिंपल। अब बात करते हैं बाकी कैटेगरीज की, जैसे कि इंटरनेशनल फंड, गोल्ड फंड या फिर फंड ऑफ फंड्स। इनके लिए भी नए नियम आ रहे हैं जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। और नियम बहुत सीधा है, 24 महीने से कम होल्डिंग पर जो भी गेन होगा वो इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होगा, और अगर 24 महीने से ज्यादा होल्ड किया तो उस पर 12.5% का फ्लैट टैक्स लगेगा। कैपिटल गेन्स की कहानी तो हमने समझ ली, लेकिन एक और चीज है, डिविडेंड। डिविडेंड पर टैक्स कैसे लगता है ये समझना भी जरूरी है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ नियम अब सभी तरह के फंड्स के लिए एक जैसा और बहुत आसान कर दिया गया है। नियम बहुत सीधा सा है, किसी भी म्यूचुअल फंड से जो भी डिविडेंड इनकम होती है वो अब टोटल इनकम में जुड़ जाएगी और इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स लगेगा, बस। एक और बात, अगर किसी एक फंड हाउस से मिला हुआ डिविडेंड साल में 5,000 रुपए से ज्यादा है तो उस पर 10% TDS भी कटता है। तो अब तक हमने सारे नियम समझ लिए, लेकिन सिर्फ नियम जानना काफी नहीं है। अब आता है सबसे जरूरी सवाल, इन नए बदलावों के दौर में अपनी टैक्स प्लानिंग को स्मार्ट कैसे बना सकते हैं? आइए कुछ एक्शन पॉइंट्स पर बात करते हैं। तो कुछ स्मार्ट स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं? पहली, इक्विटी में अगर निवेश किया है तो कोशिश करें कि कम से कम 12 महीने तक उसे होल्ड करें ताकि कम LTCG टैक्स का फायदा मिले। दूसरी, हर साल जो 1.25 लाख की LTCG छूट मिलती है उसका पूरा इस्तेमाल करने के लिए अपनी सेलिंग को प्लान करें। तीसरी, अगर कोई बड़ा मुनाफा है तो उसे एक ही साल में बुक करने की बजाय 2 अलग-अलग फाइनेंशियल ईयर में बांट लें। और चौथी और सबसे जरूरी, डेट या हाइब्रिड फंड चुनने से पहले ये जरूर देख लें कि कौन से टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, क्योंकि अब रिटर्न पर इसका सीधा असर पड़ेगा। और आखिर में ये सारे बदलाव हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जब टैक्स के फायदे पहले जैसे नहीं रहे तो अब एक निवेशक के तौर पर रिस्क, रिवॉर्ड और रिटर्न के बीच सही बैलेंस कैसे बनाया जाएगा? यही आज के निवेश की सबसे बड़ी। जब भी हम किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले नज़र किस पर जाती है? जाहिर है उसके रिटर्न पर। लेकिन क्या सिर्फ वो एक बड़ा सा नंबर, वो हेडलाइन रिटर्न पूरी कहानी बता देता है? असल में बिल्कुल नहीं। आज हम 5 ऐसे मैट्रिक्स को समझेंगे जो किसी भी इन्वेस्टमेंट की असली कहानी को सामने लाते हैं। चलिए एक सीधी सी पहेली से शुरू करते हैं। सोचिए 2 फंड्स हैं और दोनों ने साल में 10% का रिटर्न दिया है। अब सवाल यह है कि इनमें से बेहतर निवेश कौन सा है? पहली नजर में तो जवाब बहुत आसान लगता है ना? ऊपर से देखने में तो फंड ए और फंड पी बिल्कुल एक जैसे ही लगते हैं, दोनों का रिटर्न एकदम बराबर। पर यहीं से तो असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि जो जरूरी है वो इन आंकड़ों के पीछे छिपा है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हमारा पहला और शायद सबसे जरूरी मीट्रिक है अल्फा। अल्फा हमें ये बताता है कि एक फंड मैनेजर अपने हुनर से, अपनी समझ से कितनी एक्स्ट्रा वैल्यू बना रहा है। समझिए कि ये मैनेजर के स्किल का एक रिपोर्ट कार्ड है। तो ये अल्फा आखिर है क्या? देखिए, टेक्निकली कहें तो अल्फा किसी फंड का उसके बेंचमार्क के ऊपर रिस्क को ध्यान में रखकर कमाया गया एक्स्ट्रा रिटर्न है। आसान भाषा में ये सिर्फ बाजार को हराने के बारे में नहीं है। ये बताता है कि मैनेजर ने कितना जोखिम लेकर बाजार से बेहतर प्रदर्शन किया है। अच्छा, अब देखते हैं कि अल्फा निकाला कैसे जाता है। मान लीजिए फंड ने 10% रिटर्न दिया और उसके बेंचमार्क ने 7%, और रिस्क फ्री रेट मतलब बिना जोखिम वाला रिटर्न है 4%। तो सबसे पहले हम फंड का एक्स्ट्रा रिटर्न निकालेंगे। 10% में से 4% घटाकर ये हुआ 6%। फिर बेंचमार्क का एक्स्ट्रा रिटर्न, 7% में से 4% गए, बचे 3%। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। हम बेंचमार्क के रिटर्न को फंड के रिस्क यानी उसके बीटा से एडजस्ट करते हैं, जो यहाँ 0.75 है। तो 3% को 0.75 से गुणा करने पर आया 2.25%। और आखिर में फंड के एक्स्ट्रा रिटर्न यानी 6% से इस एडजस्टेड रिटर्न यानी 2.25% को घटा देते हैं। तो नतीजा क्या निकला? 3.75% का अल्फा। ये सिर्फ 3% का फर्क नहीं है, बल्कि जोखिम को ध्यान में रखकर की गई एक शानदार परफॉर्मेंस है। तो इसका मतलब साफ है, अगर अल्फा पॉजिटिव है तो फंड मैनेजर ने सच में वैल्यू जोड़ी है। उसने अपने हुनर से कुछ ऐसा किया है जो बाजार नहीं कर पाया।
और अगर अल्फा नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि मैनेजर ने असल में वैल्यू घटाई है। ये एक बहुत सीधा और साफ संकेत है। तो ठीक है, अल्फा ने मैनेजर का कौशल तो बता दिया, लेकिन उन रिटर्न्स तक पहुंचने का सफ़र कैसा था? क्या वो रास्ता एकदम सीधा और आसान था, या फिर काफ़ी ऊबड़-खाबड़ और जोखिम भरा? यहीं पर हमारे अगले मैट्रिक्स काम आते हैं। अब इस हिस्से में हम उसी ऊबड़-खाबड़ सफ़र को मापने की बात करेंगे। मतलब हम किसी भी इन्वेस्टमेंट से जुड़े रिस्क और उसकी अस्थिरता को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, रिस्क को मापने के दो मेन पैमाने हैं। एक है बीटा और दूसरा स्टैंडर्ड डिविएशन। बीटा ये बताता है कि कोई फंड मार्केट की चाल के साथ कितना ऊपर नीचे होता है। अगर बीटा 1 से ज्यादा है तो फंड बाजार से ज्यादा वॉलेटाइल है, और अगर 1 से कम तो कम वॉलेटाइल है। दूसरी तरफ स्टैंडर्ड डिविएशन फंड के कुल जोखिम को मापता है, मतलब फंड के रिटर्न अपने एवरेज से कितना भटकते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन जितना ज्यादा, उतार चढ़ाव भी उतना ही ज्यादा। तो इससे ये साफ पता चलता है कि अलग अलग तरह के निवेशक क्या चाहते हैं। जो लोग ज्यादा जोखिम से बचते हैं वे 1 से कम बीटा और कम स्टैंडर्ड डिविएशन वाले फंड पसंद करते हैं ताकि उन्हें स्थिरता मिले। वहीं जो निवेशक ज्यादा रिटर्न के लिए थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं वो 1 से ज्यादा बीटा वाले फंड भी चुन सकते हैं। तो ठीक है, अब हमें रिटर्न की समझ है अल्फा के जरिए और रिस्क की समझ है बीटा और स्टैंडर्ड डिविएशन के जरिए। लेकिन आखिरी फैसला लेने के लिए इन दोनों को एक साथ कैसे देखें, इसका भी एक बहुत अच्छा तरीका है। तो इसका जवाब मिलता है हमें हमारे अगले मैट्रिक्स में, जिन्हें हम कह सकते हैं अल्टीमेट एफिशिएंसी स्कोर। ये ऐसे रेशियोज हैं जो रिटर्न और रिस्क दोनों को एक ही नंबर में समेट देते हैं। और इसमें सबसे जरूरी है शार्प रेशियो। शार्प रेशियो हमें बताता है कि उठाए गए कुल जोखिम की हर एक यूनिट के बदले में कितना रिटर्न मिला। सीधी सी बात है, शार्प रेशियो जितना ज्यादा होगा वो इन्वेस्टमेंट उतना ही बेहतर और कुशल माना जाएगा। चलिए अब अपनी उसी पुरानी पहेली पर वापस चलते हैं। मान लीजिए कि दोनों फंड ने 12% का रिटर्न दिया, पर अब हमारे पास एक नई और बहुत ज़रूरी जानकारी है। फंड ए का स्टैंडर्ड डिविएशन सिर्फ 8% है, जबकि फंड बी का 15%। इसका मतलब साफ है कि फंड बी कहीं ज़्यादा अस्थिर है। और जैसे ही हम इनका शार्प रेशियो निकालते हैं, पूरी तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। फंड ए का शार्प रेशियो है 1.0, जबकि फंड बी का सिर्फ 0.53। ये बार चार्ट एकदम साफ साफ दिखा रहा है कि असली विजेता कौन है। तो विजेता है फंड ए। क्यों? क्योंकि इसने लगभग आधी अस्थिरता के साथ वही रिटर्न दिया जो फंड बी ने दिया था। इसने उठाए गए हर एक यूनिट रिस्क पर बेहतर रिटर्न कमा कर दिया, और यही एक स्मार्ट निवेश की असली पहचान है। अच्छा, एक और टूल है जिसे जानना जरूरी है, ट्रेनोर रेशियो। ये शार्प रेशियो जैसा ही है, पर एक छोटे से फर्क के साथ। जहां शार्प रेशियो कुल जोखिम यानी स्टैंडर्ड डिविएशन को देखता है, वहीं ट्रेनोर रेशियो सिर्फ बाजार के जोखिम यानी बीटा को ध्यान में रखता है। इसलिए जब किसी फंड को एक बड़े डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के हिस्से के तौर पर देखा जा रहा हो, तब ये ज्यादा काम आता है। तो इस पूरी बातचीत से, इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या सीख मिलती है? चलिए इसे एक साथ समेटते हैं। तो ये है एक स्मार्ट निवेशक की टूल किट। अल्फा बताता है मैनेजर का हुनर, बीटा बताता है बाजार के साथ उतार चढ़ाव, स्टैंडर्ड डिविएशन बताता है कुल अस्थिरता, और शार्प और ट्रेनो रेशियो हमें बताते हैं कि उठाए गए जोखिम का कितना इनाम मिल रहा है। तो अगली बार जब कोई इन्वेस्टमेंट देखें तो सिर्फ हेडलाइन नंबर पर रुकना ठीक नहीं। थोड़ा गहराई में जाकर ये जरूरी सवाल पूछना चाहिए, क्या जो रिटर्न मिल रहा है वो उठाए जा रहे जोखिम का सही इनाम दे भी रहा है? म्यूचुअल फंड ज्यादातर लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट की दुनिया में पहला कदम। सुनने में काफी आसान और सेफ लगता है ना? लेकिन जो चमकदार ब्रोशर हमें दिखाए जाते हैं, क्या उनके पीछे छिपे रिस्क? हम उन जोखिमों से पर्दा हटाएंगे जो अक्सर बारीक अक्षरों में कहीं खो जाते हैं, ताकि एक बेहतर, एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बना जा सके। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम ब्रोशर के पीछे की कहानी जानेंगे, फिर इक्विटी और डेट फंड्स की दुनिया में कौन कौन से खास रिस्क होते हैं उन्हें समझेंगे। इसके बाद महंगाई का जो छिपा हुआ खतरा है उस पर बात करेंगे, और आखिर में ये भी देखेंगे कि इन सब जोखिमों से निपटना कैसे है। देखिए, यहाँ हमारा मकसद किसी को डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि जानकारी से और मजबूत बनाना है। क्योंकि सीधी सी बात है, जब हम किसी रिस्क को समझते हैं तभी तो उससे निपटने के लिए बेहतर फैसले ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं।
इक्विटी फंड्स की दुनिया से। ये वो फंड्स हैं जो अपना पैसा शेयरों में लगाते हैं और जाहिर है इनके अपने कुछ खास तरह के रिस्क होते हैं। ये है बाजार का सबसे बड़ा रिस्क। इसे सिस्टमैटिक रिस्क भी कहते हैं। जरा सोचिए 2008 की मंदी या 2020 में जब महामारी आई थी। जब पूरी इकोनॉमी ही हिल जाती है ना, तो कोई भी स्टॉक इससे अछूता नहीं रहता। फंड मैनेजर कितना भी काबिल क्यों ना हो, जब समंदर में तूफान आता है तो हर नाव डगमगाती है। तो इस तूफान को या इस लहर को चलाता कौन है? सरकारी नीतियां, इंटरेस्ट रेट में होने वाले बदलाव, या बस मार्केट में बैठे सभी इन्वेस्टर्स का मिला जुला मूड? यही वो बड़ी ताकतें हैं जो पूरे बाजार की दिशा तय करती हैं, और हमारा पोर्टफोलियो भी इसी के साथ ऊपर नीचे होता है। और ये है वो रोलर कोस्टर राइड जो हर निवेशक महसूस करता है। आज किसी कंपनी के शानदार रिजल्ट आए और उसका स्टॉक रॉकेट बन गया। कल कोई बुरी खबर आई और वो धड़ाम से नीचे। फंड की जो NAV होती है, यानी नेट एसेट वैल्यू, वो इसी रोज के उतार चढ़ाव का आईना होती है। अब इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक थिएटर में आग लग गई है और हर कोई एक ही दरवाजे से एक ही समय पर बाहर भागने की कोशिश कर रहा है। क्या होगा? भगदड़ मचेगी। लिक्विडिटी रिस्क भी कुछ कुछ ऐसा ही है। जब बहुत सारे इन्वेस्टर्स एक साथ अपना पैसा निकालने आ जाते हैं तो फंड मैनेजर पर प्रेशर आता है। उसे आनन फानन में एसेट्स को कम दाम पर बेचना पड़ सकता है, जिसका नुकसान उन इन्वेस्टर्स को होता है जो फंड में बने रहते हैं। और यही वजह है कि बड़ी जानी पहचानी कंपनियों के शेयरों यानी लार्ज कैप स्टॉक्स को खरीदना बेचना आसान होता है। उनके लिए खरीदार हमेशा मिल जाते हैं। लेकिन छोटी कंपनियों मतलब स्मॉल कैप स्टॉक्स को बेचना मुश्किल हो सकता है, खासकर तब जब मार्केट में पहले से ही घबराहट का माहौल हो। ये तो वही पुरानी कहावत है, अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में रखना। अगर किसी ने सिर्फ एक टेक्नोलॉजी फंड में पैसा लगाया है और टेक्नोलॉजी सेक्टर में कोई बड़ी गिरावट आ गई तो क्या होगा? पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट खतरे में। डाइवर्सिफिकेशन की कमी यानी अलग अलग जगह पैसा न लगाना इसे एक बहुत हाई रिस्क वाला दाव बना देता है। तो चलिए अब इक्विटी यानी शेयरों की दुनिया से निकलते हैं और डेट फंड्स की दुनिया में चलते हैं। इनको अक्सर सेफ या सुरक्षित माना जाता है, लेकिन जैसा कि हम अभी देखेंगे, इनके भी अपने छिपे हुए खतरे होते हैं। ये डेट फंड का सबसे जरूरी नियम है, इसे ध्यान से समझिए। सोचिए किसी के पास एक पुराना बॉन्ड है जो 5% का इंटरेस्ट देता है। अब अगर मार्केट में नए बॉन्ड्स आने लगें जो 7% का इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो जाहिर है वो पुराना 5% वाला बॉन्ड कम आकर्षक हो जाएगा और इसी वजह से उसकी कीमत गिर जाएगी। बस यही है इंटरेस्ट रेट रिस्क। और इसी से जुड़ा एक और नियम याद रखिए, किसी बॉन्ड की मैच्योरिटी जितनी लंबी होगी, इंटरेस्ट रेट में बदलाव का असर उसकी कीमत पर उतना ही ज्यादा पड़ेगा। मतलब एक 10 साल का बॉन्ड 1 साल के बॉन्ड के मुकाबले कहीं ज्यादा सेंसिटिव होता है। सीधे शब्दों में कहें तो यह है कंपनी के दिवालिया हो जाने का रिस्क। जब कोई कंपनी या सरकार जिसने बॉन्ड जारी किया है वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाती, मतलब न तो वो इंटरेस्ट चुका पाती है और न ही असली पैसा लौटा पाती है, तो उसे कहते हैं डिफॉल्ट। ऐसे में फंड को सीधा सीधा भारी नुकसान होता है और इन्वेस्टर्स का पैसा डूब सकता है। ये टेबल रिस्क और रिवॉर्ड के खेल को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ हैं सरकारी बॉन्ड्स, सबसे सेफ पर रिटर्न भी सबसे कम। दूसरी तरफ हैं कम रेटिंग वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जो ज्यादा रिटर्न का लालच तो देते हैं, लेकिन उनमें डिफॉल्ट होने का खतरा भी उतना ही ज्यादा होता है। ये रिस्क तब सामने आता है जब इंटरेस्ट रेट्स गिर रहे हों। मान लीजिए फंड का एक पुराना बॉन्ड था जो 8% का रिटर्न दे रहा था और अब वो मैच्योर हो गया। अब फंड मैनेजर को पैसा कहीं और लगाना है, लेकिन मार्केट में अब सिर्फ 4% वाले नए बॉन्ड्स ही मिल रहे हैं। नतीजा, फंड का ओवरऑल रिटर्न कम हो जाता है। अब तक हमने इक्विटी और डेट फंड्स के अलग अलग जोखिमों की बात की, पर अब हम उस अदृश्य दुश्मन की बात करेंगे जो हर निवेशक के पोर्टफोलियो पर हमला करता है, चाहे वो कहीं भी इन्वेस्टेड हो। ये एक ऐसा रिस्क है जिसे हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस करते हैं। महंगाई या इन्फ्लेशन, ये वो दीमक है जो हमारे पैसे की खरीदने की ताकत को चुपचाप धीरे धीरे खा जाती है। ये हमारे रिटर्न पर लगे एक ऐसे अनदेखे टैक्स की तरह है जो हर साल हमारी बचत को खोखला करता जाता है। यहां पर असली रिटर्न और दिखावटी रिटर्न का फर्क समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए किसी के इन्वेस्टमेंट ने 1 साल में 7% का रिटर्न दिया, जो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन उसी साल में दूध, सब्जी, पेट्रोल, इन सब की कीमतें 6% बढ़ गईं,
तो असल में खरीदने की ताकत तो सिर्फ 1% ही बढ़ी ना। यही है असली कमाई। तो ठीक है, हमने इन सभी जोखिमों को एक एक करके समझ लिया है, मार्केट के उतार चढ़ाव से लेकर महंगाई के इस साइलेंट अटैक तक। अब बड़ा सवाल यह है कि इस जानकारी का करें क्या, इसे एक्शन में कैसे बदलें। तो सबसे जरूरी बात यह है, इन जोखिमों से डरना नहीं है, इन्हें समझना है। इन जोखिमों को समझना ही एक समझदारी भरे निवेश की तरफ पहला और सबसे बुनियादी कदम है। इन्वेस्टमेंट कोई अंधेरे जंगल में चलने जैसा नहीं होना चाहिए। ये जानकारी उस मशाल की तरह है जो रास्ता रोशन करती है और सही फैसले लेने में मदद करती है। तो हम आज की बात इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। इन सभी जोखिमों को जानने के बाद एक निवेशक एक मजबूत, एक रिजिलियंट पोर्टफोलियो कैसे बना सकता है? एक ऐसा पोर्टफोलियो जो हर तूफान का सामना कर सके। इसका जवाब अपने रिस्क लेने की क्षमता, अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों और सही डाइवर्सिफिकेशन के तालमेल में छिपा है। अपने इन्वेस्टमेंट के सफर पर कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बाजार में पैसा लगाना एक रोलर कोस्टर की सवारी जैसा है? कभी अचानक तेजी तो कभी अचानक गिरावट। अगर ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं, और इसके पीछे की वजह है वॉलेटाइलिटी। आइए आज इसी को थोड़ा करीब से समझते हैं। तो चलिए इस रोलर कोस्टर की सवारी के पीछे की कहानी को समझते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि जब हम वॉलेटिलिटी कहते हैं तो इसका असल में मतलब क्या है। देखिए, सीधे और सरल शब्दों में कहें तो वॉलेटिलिटी बस ये नापती है कि किसी भी इन्वेस्टमेंट की कीमत कितनी तेजी से और कितनी ज्यादा ऊपर नीचे होती है। ये रिस्क को नापने का एक बहुत ही जरूरी पैमाना है। ये स्लाइड ना दोनों सिचुएशन को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ है हाई वॉलेटिलिटी, बिल्कुल रोलर कोस्टर की तरह, मतलब या तो बड़ा फायदा हो सकता है या फिर बड़ा नुकसान भी। वहीं दूसरी तरफ लो वॉलेटिलिटी है, कछुए की तरह धीमी और स्थिर चाल। यहां कीमतें ज्यादा स्टेबल रहती हैं और रिटर्न्स का अंदाजा लगाना भी थोड़ा आसान होता है। अच्छा, तो अगला सवाल ये उठता है कि बाजार में ये हलचल होती क्यों है? ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो कीमतों को इतना ऊपर नीचे कर देती हैं? असल में इसके कई कारण हैं। जरा सोचिए, जब कोई बड़ी खबर आती है तो कैसे इन्वेस्टर्स का डर और लालच अचानक मार्केट को हिला देता है। इसी तरह इकोनॉमी से जुड़े आंकड़े, जैसे कि महंगाई बढ़ गई या बेरोजगारी कम हो गई, देश में कोई राजनीतिक उथल-पुथल या फिर रिजर्व बैंक का ब्याज दरें घटाना या बढ़ाना, ये सब मिलकर बाजार में हलचल पैदा कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि वॉलेटिलिटी क्या है और क्यों होती है, पर सवाल ये है कि इसे नापते कैसे हैं? हम मार्केट के इस मूड को आखिर समझते कैसे हैं? इसे नापने का एक बहुत ही मजेदार और मशहूर तरीका है, जिसे अक्सर डर का मीटर या फियर गेज भी कहते हैं। ये डर का मीटर असल में VIX है, यानी वॉलेटिलिटी इंडेक्स। ये हमें बताता है कि ट्रेडर्स को आने वाले 30 दिनों में मार्केट के कितना ऊपर नीचे जाने की उम्मीद है। जब VIX का नंबर बढ़ता है तो समझ लीजिए बाजार में डर बढ़ रहा है, और जब ये कम होता है तो शांति की उम्मीद होती है। विक्स के अलावा दो और जरूरी पैमाने हैं। पहला है स्टैंडर्ड डेविएशन। इसे ऐसे समझिए कि ये नापता है कि कोई ट्रेन अपनी पटरी से कितना ऊपर नीचे होती है, मतलब किसी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न अपने एवरेज से कितना भटकता है। और दूसरा है बीटा। बीटा ये बताता है कि अगर पूरा बाजार 1% ऊपर या नीचे जाता है तो आपका स्टॉक या फंड कितना हिलेगा, क्या वो बाजार से ज्यादा उछलेगा या कम। और यहीं पर हमारे पास दो अलग अलग नजरिए आ जाते हैं। हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पास्ट डेटा को देखती है, ये पता लगाने के लिए कि पहले क्या हुआ था। वहीं इंप्लाइड वॉलेटिलिटी, जो विक्स का आधार है, भविष्य की उम्मीदों पर फोकस करती है, बिल्कुल मौसम के पूर्वानुमान की तरह। अब एक बहुत जरूरी बात पर आते हैं। वॉलेटिलिटी का ना एक छिपा हुआ असर होता है, एक ऐसी कीमत जो हमें चुकानी पड़ती है और अक्सर हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। इसे वॉलेटिलिटी टैक्स कहते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने 100 रुपए लगाए। पहले साल आपका पैसा 50% बढ़ गया तो वो हो गया 150 रुपए, लेकिन दूसरे साल वो 50% घट गया। अब 150 का 50% हुआ 75 रुपीज, तो आपके पास बचे सिर्फ 75 रुपए। अब देखिए, हिसाब से तो औसत रिटर्न 0% लगता है ना, +50 और -50, पर असल में क्या हुआ? 100 रुपए के 75 रुपए रह गए। आपका असली रिटर्न तो नेगेटिव हो गया। ये जो फर्क है ना, यही है वोलेटिलिटी टैक्स, जो लंबे समय में आपके मुनाफे को चुपचाप कम कर देता है। तो अब जब हम इन जोखिमों को समझ गए हैं, तो सवाल यह है कि इस रोलर कोस्टर की सवारी को थोड़ा आरामदायक कैसे बनाया जाए।
चलिए कुछ तरीकों पर नजर डालते हैं। देखिए, इस उतार चढ़ाव से निपटने के लिए हमारे पास कुछ बहुत काम के टूल्स हैं। पहला है डाइवर्सिफिकेशन, यानी अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो, अपने पैसे को अलग अलग जगहों पर फैलाओ। दूसरा SIP, यानी हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करना, इससे मार्केट के उतार चढ़ाव का भी फायदा मिलता है। तीसरा बैलेंस्ड फंड्स, जैसे कम वॉलिटिलिटी वाले ऑप्शन चुनना। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, लंबी अवधि का नजरिया रखना, रोज रोज के उतार चढ़ाव से घबराना नहीं। और यही बात हमें हमारी आखिरी और सबसे मजबूत स्ट्रैटेजी तक ले आती है, समय का सही इस्तेमाल। ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि लंबे समय में बाजार के ये बड़े बड़े उतार चढ़ाव एक औसत लाइन में आ जाते हैं। जो आज एक बड़ा तूफान लग रहा है ना, वो 10 साल बाद चार्ट पर बस एक छोटी सी लहर जैसा दिखेगा। धैर्य ही सबसे बड़ी कुंजी है। तो आखिर में इस एक सवाल पर सोचते हैं, क्या असली जोखिम बाजार का ये ऊपर नीचे होना है, या फिर इस उतार चढ़ाव को देखकर डर में लिए गए हमारे फैसले? शायद असली रिस्क बाजार में नहीं, बल्कि हमारे अपने। अच्छा, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में ना एक शब्द है जो बार बार सुनने को मिलता है, डाइवर्सिफिकेशन। सुनने में तो काफी भारी लगता है ना? पर क्या इसका मतलब भी उतना ही मुश्किल है? असल में ये सिर्फ एक शब्द नहीं है। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे और देखेंगे कि कैसे ये हमारे पैसे को सेफ रखने की एक बहुत जरूरी चाबी बन सकता है। ये सवाल तो सबने सुना होगा कि क्या सारे फाइनेंशियल अंडे एक ही टोकरी में रखे हैं? देखिए, ये सिर्फ कोई पुरानी कहावत नहीं है, ये हर इन्वेस्टर के लिए एक सीधी साधी वार्निंग है। जरा सोचिए, अगर वो एक टोकरी जिसमें सब कुछ है गिर गई तो बस यही एक डर है जो हमें डाइवर्सिफिकेशन की असली कीमत समझाता है। तो चलिए सबसे पहले जड़ से शुरू करते हैं, समझते हैं कि ये रिस्क यानी जोखिम आखिर है क्या चीज, और डाइवर्सिफिकेशन इससे हमें बचाता कैसे है। ये समझिए कि ये इन्वेस्टमेंट की दुनिया का पहला और सबसे जरूरी सबक है। तो फिर ये डाइवर्सिफिकेशन होता क्या है? एकदम आसान भाषा में कहें तो ये अपने इन्वेस्टमेंट को फैलाने की एक कला है। मतलब सिर्फ एक ही कंपनी का शेयर खरीदने के बजाय पैसा टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, बैंकिंग ऐसे अलग अलग इंडस्ट्रीज में लगाया जाता है। इससे होता यह है कि अगर एक सेक्टर की हालत खराब भी हो तो दूसरे सेक्टर पोर्टफोलियो को संभाल लेते हैं। यहां ना दो रास्ते सामने आते हैं। पहला, सारा का सारा पैसा एक ही जगह लगा देना, इसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। अगर चल गया तो समझिए जैकपॉट, लेकिन अगर डूबा तो सब खत्म। और दूसरा रास्ता है अपने रिस्क को फैला देना, और यही तो डाइवर्सिफिकेशन है। हो सकता है ये रातों रात अमीर ना बनाए, लेकिन ये दिवालिया होने से जरूर बचा सकता है। लेकिन एक मिनट, अगर किसी के पास इन्वेस्ट करने के लिए लाखों रुपए नहीं है तो वो अपने निवेश को इतनी जगह फैलाएगा कैसे? क्या ये डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ बड़े इन्वेस्टर्स के लिए है? जी नहीं, इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। और वो सिंपल सा जवाब है म्यूचुअल फंड्स। ये एक तरह की जादुई गुल्लक जैसा है जहां हजारों लोग अपना थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हैं, फिर एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर उस सारे पैसे को कई अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। मतलब बहुत कम पैसों में भी एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का हिस्सा बना जा सकता है। और जरा ये नंबर तो देखिए, सिर्फ एक म्यूचुअल फंड खरीदने का मतलब है कि आपका पैसा 30, 50, यहां तक कि 100 से भी ज्यादा अलग अलग कंपनियों में लग गया। सोचिए, खुद से इतनी सारी कंपनियों के शेयर खरीदना तो लगभग नामुमकिन सा है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स इसे चुटकियों का खेल बना देते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि बस एक म्यूचुअल फंड खरीद लिया और काम खत्म? बिल्कुल नहीं, ये तो सिर्फ पहला कदम है, बस एक शुरुआत। असली मजबूत डाइवर्सिफिकेशन के लिए तो हमें और गहराई में जाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे। एक सच में मजबूत पोर्टफोलियो बनाने के लिए ना हमें कई लेयर्स में सोचना होगा। पहली लेयर, अलग अलग तरह के फंड्स मिलाना, जैसे शेयरों वाले इक्विटी फंड्स और बॉन्ड्स वाले डेट फंड्स। दूसरी लेयर, कंपनियों के साइज को देखना, मतलब बड़ी, मीडियम और छोटी कंपनियों में पैसा लगाना। तीसरी लेयर, सिर्फ अपने देश में ही क्यों, विदेशों में भी इन्वेस्ट करना। और चौथी लेयर, गोल्ड या सिल्वर जैसी चीजों को भी अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना। सुनने में तो ये सब बहुत ही बढ़िया लग रहा है ना, लेकिन रुकिए, कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। डाइवर्सिफिकेशन कोई जादुई कवच नहीं है जो हर खतरे से बचा लेगा। इसकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं, कुछ कमजोरियां हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर किसी का पोर्टफोलियो इतना अच्छा, इतना डाइवर्सिफाइड है, तो क्या उसका पैसा कभी डूब ही नहीं सकता? क्या वो इंसान पूरी तरह से, मतलब 100% सेफ है? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए दो तरह के तूफान आते हैं।
एक तूफान वो है जो सिर्फ एक शहर में आता है। इसे कहते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क। अब अगर किसी के घर अलग अलग शहरों में है तो वो बच जाएगा, है ना? डाइवर्सिफिकेशन बिल्कुल यही काम करता है। लेकिन एक दूसरा तूफान भी होता है जो पूरे देश पर एक साथ आता है, मतलब सिस्टमैटिक रिस्क। अब ऐसे में तो कोई भी घर सेफ नहीं रह सकता। मार्केट की जो बड़ी मंदी होती है ना, वो बिल्कुल इसी दूसरे वाले तूफान जैसी है। और ये बात एकदम गांठ बांध लेने वाली है। डाइवर्सिफिकेशन किसी एक पेड़ के गिरने से तो बचा सकता है, लेकिन जब पूरे जंगल में ही आग लग जाए तो नहीं बचा सकता। मतलब जब पूरा का पूरा बाजार गिरता है ना, तो चोट सबको लगती है, चाहे पोर्टफोलियो कितना भी शानदार क्यों ना बनाया गया हो। तो फिर आखिर में सवाल यही है कि अगर बाजार के उस बड़े वाले तूफान से बचना नामुमकिन है, तो फिर इतनी मेहनत, इस डाइवर्सिफिकेशन का फायदा क्या है? देखिए, इसका असली मकसद हर नुकसान से बचाना है ही नहीं। इसका असली मकसद है ये पक्का करना कि जब तूफान गुजर जाए तो दोबारा खड़े होने की हिम्मत और ताकत बची रहे। ये आपको गेम से बाहर नहीं होने देता। तो अगली बार जब कोई भी निवेश के बारे में सोचे तो ये सवाल जरूर पूछे, क्या मेरा पोर्टफोलियो आने वाले तूफान का सामना करने के लिए? भारत में ना एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल क्रांति हो रही है जो करोड़ों लोगों के पैसे बचाने और बढ़ाने के तरीके को पूरी तरह से बदल रही है। ये है म्यूचुअल फंड का बूम। आज हम इसी के आंकड़ों में उतरकर समझेंगे कि इस क्रांति के पीछे असल में कौन है और इसका मतलब क्या है। चलिए सबसे पहले इस एक नंबर पर गौर करते हैं, 75.61 खरब रुपये। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भारत के करोड़ों लोगों के सपनों, उनकी बचत और भविष्य की उम्मीदों का कुल जोड़ है। ये वो रकम है जो उन्होंने म्यूचुअल फंड पर भरोसा करके लगाई है। अब इतना बड़ा आंकड़ा रातों रात तो नहीं बना, है ना? इस सफर की रफ्तार देखिए। 2014 में ये इंडस्ट्री 10 खरब की थी और सिर्फ एक दशक में इसने 7 गुना से ज्यादा की छलांग लगाई है। मतलब हर कुछ साल में ये रकम लगभग 2 गुनी होती गई। ये एक जबरदस्त तेजी को दिखाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये पैसा आ कहाँ से रहा है? कौन है वो लोग जो इस बाजार को इतनी ताकत दे रहे हैं? चलिए इन निवेशकों को थोड़ा और करीब से जानने की कोशिश करते हैं। और इस सवाल का जवाब इस नंबर में छिपा है, 25 करोड़ से ज्यादा निवेशक खाते। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये खरबों रुपए कुछ गिने चुने अमीरों के नहीं हैं। ये करोड़ों आम भारतीयों की छोटी छोटी बचत से बने हैं जो अपने भविष्य को बेहतर बनाने में लगे हैं। और ये करोड़ों लोग अपना पैसा लगा कहाँ रहे हैं? ज्यादातर पैसा इक्विटी केंद्रित फंड्स में जा रहा है। मतलब ये वो फंड्स हैं जो कंपनियों के शेयर्स में पैसा लगाते हैं ताकि लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न मिल सके। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है। पहले भारतीय पारंपरिक रूप से सोना या फिक्स डिपॉजिट में ही बचत करते थे। अब लोग सिर्फ पैसा बचाने के बजाय उसे बाजार में निवेश करके बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतने सारे आम निवेशक बाजार में हिस्सा ले कैसे पा रहे हैं? इसका जवाब एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली टूल में छिपा है जो इस पूरी इंडस्ट्री का ग्रोथ इंजन बन चुका है। इसका नाम है SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एक आसान सा तरीका है जिससे कोई भी हर महीने एक छोटी सी फिक्स्ड रकम से भी निवेश शुरू कर सकता है। इसने बाजार के दरवाजे सचमुच हर किसी के लिए खोल दिए हैं और निवेश को एक आदत बना दिया है। और इसका असर जबरदस्त। सोचकर देखिए, हर महीने बिना चूके SIP के जरिए 28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बाजार में आ रहे हैं। ये एक ऑटोमैटिक और लगातार आने वाला पैसा है जो न सिर्फ बाजार को एक मजबूती देता है बल्कि निवेशकों को भी अनुशासन में रखता है। ये बात ना पूरी कहानी का सार है। SIP सिर्फ एक टूल नहीं है बल्कि एक बदली हुई सोच का प्रतीक है। लोग अब रोज रोज के बाजार के उतार चढ़ाव से घबराने के बजाय लंबी अवधि के अनुशासित निवेश की ताकत को समझ रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये ग्रोथ हमेशा एक सीधी रेखा में ऊपर ही जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बाजार की अपनी एक चाल होती है और ये समझना जरूरी है कि लंबी अवधि की बड़ी तस्वीर के अंदर भी छोटे मोटे उतार चढ़ाव होते रहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ देखिए, जुलाई में इंडस्ट्री अपने ऑल टाइम हाई पर थी, लेकिन अगले ही महीने अगस्त में 0.2% की एक मामूली सी गिरावट आई। लंबी दौड़ में इस तरह के छोटे मोटे उतार चढ़ाव बाजार का हिस्सा है और ये पूरी तरह से सामान्य है। और यहीं पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। भले ही ओवरऑल मार्केट थोड़ा नीचे आया, लेकिन कुछ खास कैटेगरीज में पैसा बढ़ा, जैसे गोल्ड ETF,
जो डिजिटल तरीके से सोने में निवेश करते हैं, या फिर इनकम फंड्स जो स्थिर आय देने पर फोकस करते हैं। इससे पता चलता है कि निवेशक बाजार के अलग अलग हिस्सों में भी मौके खोज रहे हैं। चलिए अब इस कहानी के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। ये सारा पैसा मैनेज कौन कर रहा है? आखिर कौन है वो कंपनियां जिन पर करोड़ों निवेशकों ने इतना भरोसा किया है? तो ये हैं वो कंपनियां जो इस खरबों के बाजार को चला रही हैं। लिस्ट में AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट के हिसाब से देखें, मतलब वो कुल रकम जो ये कंपनियां मैनेज करती हैं, तो सबसे ऊपर SBI, ICICI और HDFC जैसे देश के सबसे बड़े बैंकों से जुड़े नाम हैं। ये दिखाता है कि निवेशक अक्सर उन ब्रांड्स पर भरोसा करते हैं जिन्हें वे पहले से जानते हैं, और कुछ बड़े खिलाड़ी ही बाजार पर हावी हैं। और ये चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी को और भी साफ कर देता है। सोचिए, कुल पैसे का लगभग 78% हिस्सा सिर्फ इन 10 कंपनियों के हाथ में है। मतलब साफ है, बाजार कुछ ही गिने चुने बड़े खिलाड़ियों के इर्द गिर्द घूमता है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? हम एक बहुत बड़े बदलाव को देख रहे हैं। एक तरफ हैं करोड़ों छोटे निवेशक जो अनुशासित तरीके से पैसा लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ है कुछ गिनी चुनी बड़ी कंपनियां जो इस पैसे को मैनेज कर रही हैं। यही नए भारत की बदलती हुई फाइनेंशियल तस्वीर है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जैसे जैसे ये इंडस्ट्री और बड़ी होगी, इसके विकास के अगले अध्याय का सबसे ज़्यादा फायदा किससे मिलेगा? क्या वो आम निवेशक होंगे, या फिर वो बड़ी कंपनियां जो उनका पैसा मैनेज कर रही हैं, या फिर पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था? ये वाकई सोच। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। 1988 में ये इंडस्ट्री सिर्फ 7,700 करोड़ रुपए की थी, और अनुमान है कि 2025 तक ये 75 लाख करोड़ को भी पार कर जाएगी। सोचिए, ये सिर्फ ग्रोथ नहीं है, ये अपने आप में एक फाइनेंशियल रेवोल्यूशन है। तो ये 75 लाख करोड़ की कहानी, ये आखिर हमें बताती क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि भारत में लोगों का बचत और निवेश को देखने का नजरिया, उनका अप्रोच कितना ज्यादा बदल गया है। अब सवाल ये उठता है कि इस जबरदस्त, इस अभूतपूर्व ग्रोथ के पीछे है क्या? वो कौन सी ताकतें हैं, कौन से ट्रेंड्स हैं जो इस इंडस्ट्री को इतनी तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं? चलिए इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ी ताकतों में से एक है पैसिव इन्वेस्टिंग का बढ़ना। मतलब ऐसे फंड्स जो मार्केट को बीट करने की कोशिश नहीं करते, बस मार्केट के साथ साथ चलते हैं, जैसे इंडेक्स फंड्स और ETFs। इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट कम खर्चा और पूरी पारदर्शिता, और बस इसी वजह से इन्वेस्टर्स इसकी तरफ खिंचे चले आ रहे हैं। एक और बहुत ही दिलचस्प ट्रेंड है ESG इन्वेस्टिंग। अब निवेशक सिर्फ ये नहीं देख रहे कि उन्हें रिटर्न कितना मिलेगा, वो ये भी देख रहे हैं कि उनका पैसा लग कहाँ रहा है। क्या वो कंपनी पर्यावरण का ध्यान रखती है, समाज के लिए कुछ अच्छा करती है, उसकी गवर्नेंस कैसी है? मतलब अब उसूलों के साथ निवेश हो रहा है। और हाँ, टेक्नोलॉजी को तो हम भूल ही नहीं सकते। मोबाइल ऐप्स, रोबो एडवाइजर्स, इनकी वजह से आज म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना कितना आसान हो गया है ना? लिटरली फोन पर कुछ क्लिक्स की बात है। इसने तो जैसे इन्वेस्टमेंट को हर किसी के लिए खोल के रख दिया है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये ग्रोथ किसी एक वजह से नहीं है, ये कई चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन है। एक तरफ पैसिव और ESG जैसे नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ सेबी जैसे रेगुलेटर्स ने एक मजबूत फ्रेमवर्क बनाया है। और देखिए, जब रेगुलेटर एक्टिव होता है ना, तो इन्वेस्टर्स का भरोसा अपने आप बढ़ जाता है। उन्हें लगता है कि उनका पैसा सुरक्षित है। तो ये तो हुई ग्रोथ की कहानी, लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सफर में मुश्किलें तो आती ही हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उन चुनौतियों की, उन हेडविंड्स की जो इस इंडस्ट्री के सामने खड़ी हैं। सबसे बड़ी चुनौती वो है इन्वेस्टर का अपना बिहेवियर। होता क्या है, जैसे ही मार्केट थोड़ा नीचे जाता है, लोग घबरा जाते हैं और अपनी SIPs रोक देते हैं, जबकि होना इसका ठीक उल्टा चाहिए। लॉन्ग टर्म में वेल्थ तभी बनती है जब आप अनुशासित रहें और अपनी SIPs को मार्केट के उतार चढ़ाव में भी जारी रखें। एक और बड़ी बात यह है कि म्यूचुअल फंड की पहुंच अभी भी बहुत लिमिटेड है। ज्यादातर पैसा बड़े बड़े शहरों से, मेट्रो सिटीज से आ रहा है। छोटे शहरों, कस्बों और गांवों तक ये अभी भी ठीक से नहीं पहुंच पाया है। और सोचिए, वहां ग्रोथ का कितना बड़ा पोटेंशियल छुपा हुआ है। तो अगर इंडस्ट्री को ग्रोथ की अगली छलांग लगानी है, तो उसे कुछ बड़ी रुकावटों को पार करना होगा। पहली, मार्केट की अस्थिरता और उससे होने वाला इन्वेस्टर का पैनिक। दूसरी, फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी। तीसरी,
डायरेक्ट स्टॉक्स या पीएमएस जैसे दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से तगड़ा कंपटीशन, और चौथी, रेगुलेशन और कंप्लायंस की बढ़ती कॉस्ट। लेकिन इन सब चुनौतियों के बावजूद पिक्चर अभी बाकी है। भविष्य की जो संभावनाएं हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, वो बहुत बड़ी हैं। एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसे अभी तक छुआ भी नहीं गया है। और हमारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? हमारे लोग। भारत एक जवान देश है। सोचिए, हमारी आधी से ज्यादा आबादी 25 साल से कम की है। ये यंग कमाने वाली जेनरेशन, ये आने वाले टाइम में इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा इंजन बनने वाली है। और भी कई पॉजिटिव चीजें हो रही हैं। लोगों की इनकम बढ़ रही है। लोग अब अपनी बचत को सिर्फ सोने चांदी में नहीं रख रहे हैं, बल्कि उसे फाइनेंशियल एसेट्स मतलब म्यूचुअल फंड्स जैसी चीजों में लगा रहे हैं। ये सब मिलकर इंडस्ट्री के लिए एक परफेक्ट माहौल बना रहे हैं। और इसमें सरकार भी पीछे नहीं है। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग से जोड़ना, पेंशन में सुधार लाना और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर टैक्स में छूट देना, ये सब सरकारी कदम भी एक बहुत ही अच्छा माहौल बना रहे हैं। तो ये ग्रोथ, ये चुनौतियां और ये भविष्य की उम्मीदें, ये सब हमें एक बहुत जरूरी, एक बड़े सवाल पे लाके खड़ा कर देती हैं। सवाल ये है कि जैसे जैसे ये इंडस्ट्री और बड़ी होगी और मैच्योर होगी, इसका मेन फोकस क्या होगा? क्या ये सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मैनेज करने पर ध्यान देगी, या फिर इसका असली फोकस इन्वेस्टर के फायदे पर, उसकी वेल्थ बनाने पर होगा? और इसी सवाल का जवाब तय करेगा कि आने वाले दशकों में भारत की वेल्थ क्रिएशन स्टोरी में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की भूमिका। 25 करोड़ से भी ज्यादा इन्वेस्टर अकाउंट्स हैं, जिन्हें हम फोलियो भी कहते हैं। ये नंबर अपने आप में एक कहानी कहता है। ये दिखाता है कि कैसे म्यूचुअल फंड्स अब सिर्फ बड़े बड़े शहरों का खेल नहीं रह गए हैं, बल्कि देश के कोने कोने तक पहुंच चुके हैं। हाँ, तो ये आंकड़े तो वाकई बहुत बड़े हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये म्यूचुअल फंड आखिर है क्या चीज, और कैसे ये हर किसी के लिए निवेश को इतना आसान बना देता है। आइए इसे समझते हैं। तो देखिए, बहुत ही आसान भाषा में म्यूचुअल फंड एक तरह का पूल है, जहां कई सारे निवेशकों का पैसा एक साथ जमा किया जाता है। फिर एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर उस जमा हुए पैसे को स्टॉक्स और बॉन्ड्स जैसी अलग अलग सिक्योरिटीज में लगाता है। सबसे बढ़िया बात क्या है कि इसमें किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसका निवेश छोटा है या बड़ा, सबको एक प्रोफेशनल मैनेजर के एक्सपर्ट सलाह का फायदा मिलता है। और म्यूचुअल फंड्स की एक और खासियत है कि ये हर तरह के वित्तीय लक्ष्य के लिए बने हैं। मान लीजिए किसी को लंबे समय में अच्छी खासी दौलत बनानी है, तो उसके लिए इक्विटी फंड्स हैं। किसी को अपना पैसा सुरक्षित रखना है और उससे एक रेगुलर इनकम भी चाहिए, तो उसके लिए डेट फंड्स हैं। और हाँ, जो लोग दोनों के बीच का एक बैलेंस चाहते हैं, उनके लिए हाइब्रिड फंड्स भी मौजूद हैं। अच्छा, जब कोई निवेश करने जाता है तो एक और जरूरी चीज सामने आती है, डायरेक्ट प्लान चुने या रेगुलर प्लान। फर्क सीधा सा है। डायरेक्ट प्लान में निवेश सीधा फंड हाउस के साथ होता है, जिससे खर्चा कम आता है। वही रेगुलर प्लान में एक सलाहकार या डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए निवेश किया जाता है, तो जाहिर है खर्चा थोड़ा ज्यादा होता है। अब कौन सा चुनना है, ये पूरी तरह से किसी की अपनी जरूरत और समझ पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अब हम म्यूचुअल फंड्स की बेसिक बातें तो समझ गए हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि एक निवेशक के तौर पर इसमें सफलता कैसे पाई जा सकती है। ये जो लाइन है ना, ये पूरी बात का निचोड़ है कि सफलता पिछले प्रदर्शन का पीछा करने या बाजारों को टाइम करने में नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत वित्तीय लक्ष्यों को समझने में है। मतलब साफ है, असली खेल अनुशासन और लंबी अवधि की सोच का है, न कि रातों रात अमीर बनने की कोशिश का। तो सफलता का रास्ता कैसा दिखता है? ये 5 स्टेप्स एक तरह का रोड मैप देते हैं। पहला, अपने लक्ष्य तय करें। दूसरा, अपने रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से सही फंड चुनें। तीसरा, अनुशासन बनाए रखें, जैसे कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP के जरिए। चौथा, समय समय पर अपने निवेश की परफॉर्मेंस पर नजर रखें। और पांचवा, जो शायद सबसे जरूरी है, बाजार के उतार चढ़ाव में भी टिके रहें, यानी निवेशित रहें। और ये जो टिके रहने की बात है ना, यहीं पर असली जादू होता है। लंबे समय तक निवेशित रहने से ही कंपाउंडिंग की शक्ति का पूरा फायदा मिलता है। बाजार ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन जो घबराए बिना टिका रहता है, वही लंबी रेस में बड़ी दौलत बना पाता है। तो ये तो हुई एक निवेशक की बात। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी तस्वीर देखते हैं। समझते हैं कि कैसे एक अकेली स्कीम से शुरू होकर ये इंडस्ट्री आज देश की इतनी बड़ी आर्थिक ताकत बन गई है।
ये टाइमलाइन देखिए, ये ग्रोथ की कहानी खुद बताती है। 1963 में सिर्फ एक स्कीम से शुरुआत हुई थी और आज ये एक मल्टी ट्रिलियन रुपए की इंडस्ट्री है और इसका भविष्य भी उतना ही उज्जवल दिखता है। जैसे जैसे लोगों की आमदनी बढ़ेगी और फाइनेंशियल जानकारी फैलेगी, इसका विस्तार होना तय है। और इस इंडस्ट्री का महत्व सिर्फ निवेशकों के लिए नहीं है। ये एक बहुत ही जरूरी पुल का काम करती है जो आम लोगों की बचत को देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादक निवेश के मौकों से जोड़ता है। तो ये न सिर्फ निवेशकों को अपना पैसा बढ़ाने में मदद करता है, बल्कि देश के आर्थिक विकास में भी एक अहम भूमिका निभाता है। और यहीं पर हम इस अहम सवाल पर आकर रुकते हैं कि आने वाले समय में म्यूचुअल फंड्स आम लोगों की छोटी छोटी बचत को भारत की विशाल आर्थिक विकास की कहानी से कैसे जोड़ते रहेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब न सिर्फ लाखों निवेशकों बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था का भविष्य